बच्चों ये रिकॉर्डिंग थोड़ी एक बार बीच में पॉज कर दी थी। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड, पक्का? तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? कैश रिसीवेबल, अदर कंसीडरेशन अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज पर ये। और रॉयल्टी क्या होता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब चीजों का अगर मेरा रिसोर्स आप यूज करोगे तो मुझे रॉयल्टी दोगे। एक नॉर्मल थोड़ा बड़े लेवल पर समझाता हूँ ताकि तुम्हारे माइंड वाइड हो। ये कंपनी है क्या? पेप्सी। ये अपना नाम किसको यूज करने के लिए देती है? एक्स लिमिटेड को, कोई भी कंपनी को। जैसे पेप्सी आईएनसी किसको अपना नाम यूज करने के लिए देती है? पेप्सी इंडिया को। पेप्सी आईएनसी क्या है? यूएस की कंपनी है जो पेप्सी इंडिया को क्या करती है? अपना नाम यूज करने के लिए देती है कि आप, अब ये दो अलग अलग कंपनी है तो ये कंपनी इसको क्या पे करेगी? रॉयल्टी पे करेगी। तो पेप्सी आईएनसी के ऊपर क्या है? ये रेवेन्यू है। बट गलत एग्जांपल क्यों है? क्योंकि पेप्सी आईएनसी पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लगेगा? वो तो बाहर की कंपनी है ना। लेकिन एक इंडियन कंपनी दूसरी इंडियन सब्सिडरी को या किसी और को अपना नाम यूज करने के लिए दे तो क्या होगा? रॉयल्टी पे करेगी। पक्का? समझ तो आ गया? रॉयल्टी बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। अगर आप अपना नाम बढ़िया जमा लो, स्टेब्लिश कर लो तो आपको क्या है? रॉयल्टी आने लग जाती है। एक ऑथर अपने कॉपीराइट किसको देता है? दूसरी कंपनी को। एक टीवी सीरीज कंपनी, मूवी बनाने वाले हैं या टीवी बनाने वाला है कपिल शर्मा है, वो किसको दे देता है अपने राइट्स? ब्रॉडकास्टिंग के राइट सोनी टीवी को। तो ये सब किस में आएंगे? रॉयल्टी में। तो आप ऐसे छोटा मोटा नहीं, मैं ऐसे फर्जी एग्जांपल लेके आपको बोल दूं कि मैंने तुम्हें माल बेचा, तुमने ये किया। समझ गए? तो बड़ा इंप्लीकेशन है स्टैंडर्ड का। पक्का? अब ग्रोस वर्ड का मतलब क्या है? मैंने किसी कंपनी से डिबेंचर खरीदे हुए हैं। किसी कंपनी के क्या खरीदे हुए हैं? डिबेंचर। 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर खरीदे हुए हैं 10% रेट के। 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर खरीदे हुए हैं किस रेट से? 10%। मुझे कितना इंटरेस्ट आएगा? 10 लाख का। मुझे कितने रुपए का इंटरेस्ट आएगा? 10 लाख का इंटरेस्ट आएगा। पक्का? श्योर? अब इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप डिबेंचर होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को पूरा इंटरेस्ट या डिविडेंड पे नहीं करोगे। ये मान लो वो कंपनी है। इस कंपनी ने मुझे क्या देना है? इस कंपनी ने मुझे कितने रुपए देने हैं? 10 लाख। लेकिन ये 10 लाख नहीं देगी, ये 10% क्या, ये रेट 12 कर लो एक बार, ताकि कितना हो जाए? 12 लाख। इस कंपनी ने मुझे कितने देने? क्योंकि दो 10% हो जाएंगे, 12 लाख रुपए देना है। और इनकम टैक्स इस कंपनी को क्या बोलता है कि आपकी इनकम नहीं है, इनकम किसकी है? डिबेंचर होल्डर्स की। लेकिन वो हमें टैक्स नहीं देते, तो आप हमें क्या करो? टीडीएस। आप उनको टीडीएस काट के ही दो, और उनको कितने दो? 10,80,000। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के डिवेंचर खरीदे हुए थे कितने के? 1 करोड़ रुपए के। 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर खरीदे हुए थे। तो बी लिमिटेड इज लाइबल टू पे ए लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 12 lakhs, बट बी लिमिटेड विल नॉट गिव द एंटायर अमाउंट टू ए लिमिटेड। बी लिमिटेड के 12 लाख ही लगेगा, लेकिन बी लिमिटेड को 12 लाख कैसे देने हैं? 10,80,000 तो किसको? ए लिमिटेड को। और 1,20,000 किसको? गवर्नमेंट को। तो बी लिमिटेड 12 लाख ऐसे देगी, इसको तो ए लिमिटेड को दे देगी, और ये टीडीएस काट के किसको दे देगी? सरकार को। ये किसका टैक्स जमा हो गया? बी का या ए का? इनकम ए की थी, तो ये टैक्स किसका जमा हो गया? ए का। तो ए को नेट पैसा कितना मिला? 10,80। ग्रोस कितना था उसका बनता? 12 लाख। टीडीएस काट के नेट कितना बना? तो व्हाट इज रेवेन्यू फॉर ए लिमिटेड? 12 लाख। रेवेन्यू क्या है? ग्रोस इनफ्लो। रेवेन्यू क्या है? ग्रोस इनफ्लो। वैसे इतना नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ए लिमिटेड क्या एंट्री डालेगी? ए लिमिटेड की एंट्री क्या डालेगी? ए लिमिटेड कहता है कि मेरे को रेवेन्यू कितना बुक करना है। एस9 क्या कह रहा है? रेवेन्यू का मतलब ग्रोस 12 लाख। कैश कितना आएगा? 10,80,000। और इसका टैक्स कितना जमा हो गया एक तरह से? 1,20,000। इसको ये एडवांस टैक्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये पूरी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज थोड़ी होगी। टैक्स की रेट तो मान लो ए लिमिटेड पर कितनी है? 30%। तो 12 लाख का 30% तो कितना होता है? 3,60,000 होता है। 12 लाख का 30% तो 360 होता है, कटा तो कितना है? 10%। ईयर एंड पर ए लिमिटेड क्या एंट्री डालेगी? मान लो उसकी और कोई इनकम, कोई एक्सपेंस नहीं है, तो उसको कितना टैक्स एक्सपेंस देना है? 3,60,000। कितना टैक्स एक्सपेंस है? 3,60,000। और सरकार को देना है, तो ये क्या हो गया? टैक्स पेबल कितने का? 360 कैसे आया? 12 लाख का 30%।
तो अब सरकार को देना कितना है 360, क्या पूरा 360 दूं? नहीं, 120 तो पहले ही कट गया था, आया ही कितना था, तो अब कितना और देना पड़ेगा 340। तो अब यह एंट्री क्या हो जाएगी, टैक्स पेबल कितने से कट जाएगा 3,60,000 से, लाइबिलिटी कितने से कैंसिल 360 से, और जो पहले एसेट बनाई थी एडवांस टैक्स के नाम की वो कितने से कट जाएगी 1,20,000 से, और बाकी क्या हो जाएगा बैंक 2,00,000। समझ रहे हो बात, हाँ या ना? तो बट मेरा तो मतलब ये है कि रेवेन्यू कितना है 12,00,000। रेवेन्यू का मतलब क्या है, ग्रोस इनफ्लो। समझ गए ग्रोस वर्ड का मतलब? पक्का देखो, मतलब नहीं समझोगे ना तो ऐसे रट भी नहीं पाओगे। अल्टीमेटली लर्न करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, लैंग्वेज के मार्क्स आते हैं, बट क्या है तो ग्रोस का मतलब पता ही नहीं, रटे जा रहे हो तो वो तो इंसेन है, बिल्कुल बेवकूफी बात। तो रेवेन्यू का मतलब क्या था, बोलो, ग्रोस इनफ्लो। कहाँ लिखी थी मैंने अपनी तरफ से, ग्रोस इनफ्लो। रेवेन्यू का मतलब क्या था, ग्रोस इनफ्लो। श्योर, ग्रोस इनफ्लो ऑफ तीन बातें, कैश, रिसीवेबल, अदर कंसीडरेशन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी से आना चाहिए, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, और यूज बाय अदर्स ऑफ माय रिसोर्सेज, मतलब एंटरप्राइज रिसोर्सेज, यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। अब देखो कमीशन के केस में ये एएस क्या कहता है, एजेंसी के रिलेशनशिप में आपका रेवेन्यू क्या है, एजेंसी के रिलेशनशिप में आपका रेवेन्यू क्या है, कमीशन है, ना कि ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश। एजेंसी के केस में क्या है, ग्रोस इनफ्लो ही क्या है आपका, कैश कमीशन ही आपका रेवेन्यू है, ना कि ग्रोस इनफ्लो। मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, फ्लिपकार्ट है, इस पे वेंडर्स अपना प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, डिस्प्ले। फ्लिपकार्ट पोर्टल बना रखा है, इस पर अपना वेंडर क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले कर देते हैं। अलग अलग वेंडर्स अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर देते हैं। तो एक वेंडर का प्रोडक्ट था ये कितने रुपए का, 100 रुपए का। अब ये इस कस्टमर को क्या आ गया पसंद, तो इसने ऑर्डर दे दिया, तो आपकी पेमेंट पहले किसके पास जा रही है, फ्लिपकार्ट के पास। लेकिन क्या ये फ्लिपकार्ट की सेल है या एक ही सेल है, एक ही सेल है। फ्लिपकार्ट इसमें से अपना कमीशन रख के किसको दे देगा, ए को। तो फ्लिपकार्ट को एक बार कितने रुपए मिलेंगे, पूरे 100। बट फ्लिपकार्ट की इनकम क्या है इसमें, सिर्फ कमीशन। मान लो कि कमीशन की रेट कितनी है 10%, तो फ्लिपकार्ट क्या एंट्री करे जब उसके पास कितने रुपए आ जाए 100। ए का प्रोडक्ट था, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पर क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। फ्लिपकार्ट इज जस्ट लाइक एजेंट, तो फ्लिपकार्ट तो एजेंट है, बोलो। और खरीदा किसने, बी ने। तो फ्लिपकार्ट की एंट्री बताओ, फ्लिपकार्ट अब बी ने खरीदा तो बी किसने कितने रुपए फ्लिपकार्ट को देगा, 100 रुपए। तो फ्लिपकार्ट क्या एंट्री डालेगा, कैश अकाउंट डेबिट 100। तो इनफ्लो तो कितना आया 100, बट फ्लिपकार्ट के पैसे या उसने आगे ए को देने हैं 90 रुपए। तो 90 रुपीज तो फ्लिपकार्ट का अपना थोड़ी है यार, कमाल की बात कर रहा है। 90 रुपीज किसका है, ए का है। फ्लिपकार्ट विल गिव टू ए, तो फ्लिपकार्ट कहेगी जेब में आ गए 100, लेकिन 90 तो कौन ले जाएगा, ए। मेरा रेवेन्यू क्या है, कमीशन। तो इन एन एजेंसी रिलेशनशिप रेवेन्यू इज नॉट ग्रोस इनफ्लो, वो क्या होगा, कमीशन। अगर आप एजेंट हो तो आप एंट्रीज ऐसे डालोगे, बोलो अब ए को दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ए टू कैश। समझ गए? तो एजेंसी की रिलेशनशिप में आपका रेवेन्यू क्या है, अमाउंट ऑफ कमीशन, ना कि क्या। अब एजेंट होता क्या है पहले ये बताओ, कब मानूं मैं एजेंट हूं, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर ही। एएस में गाइडेंस है, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जैसे आपने ये बुक माई शो देखा है, इनका बिजनेस मॉडल सुनना, इनका क्या बिजनेस मॉडल है सुनना। ये लोग क्या करते हैं, ये सिनेमा में मान लो कितने जनों का अरेंजमेंट है, 600 टिकट्स है। कितनी टिकट्स है, 600 टिकट्स। पब्लिक को ये सेल करते हैं पर टिकट 500 रुपए।
पब्लिक को ये कितने में सेल करते हैं पर टिकट? 500। बुक माई शो सिनेमा वाले के पास जाता है और क्या बोलता है, 400 टिकट्स हमें दे दो एक साथ और हम आपको कितने रुपए दे देंगे? 350 पर टिकट। विल सिनेमा कंपनी एग्री और नॉट? क्या सिनेमा कंपनी एग्री हो जाएगी या नहीं? क्यों हो जाएगी? उसके 350 टिकट का पक्का रेवेन्यू हो गया। ऐसे समझ लो कि मैं अकाउंट्स की फीस कितनी लेता हूँ, 10,000 मान लो एक बार, ठीक है। 7,000 है अपनी अकाउंट्स की फीस, मैं तुमसे कितने रुपए लेता हूँ पढ़ने के? 7,000। तुम मेरे पास आते हो और बोलते हो कि सर मैं आपसे 50 बच्चे आपके गए खरीद रहा हूं, बट आप मुझ मेरे जो बच्चे भेजे होंगे उससे कितने रुपए लोगे? 5,000। या मैं अपने आप लेता रहूंगा, आप 50 इंटू 5,000 रुपए ले लो, तो मैं तैयार हो जाऊंगा या नहीं? क्यों हो जाऊंगा? मेरा मेन काम पढ़ाने का है, मैं फोकस करूंगा पढ़ाने पे। 50 बच्चों का बैच बन गया, 2.5 लाख रुपए आगे ना। अगर 7,000 पर भी लेता तो एक तरह से मेरे को कितने बच्चों की पेमेंट आएगी? 2.5 लाख बटा 50 करना 7,000। 35 स्टूडेंट के लगभग क्या आ गया? बैच बन गया। अब मेरे एंड से मार्केटिंग की टेंशन खत्म है। क्यों खत्म है? मेरे 35 स्टूडेंट का बैच है, मैं अपना शांति से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप अब क्या करोगे? समर्थ अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, बाहर जा जाकर क्या करोगे अपना आप से? क्योंकि अब आप बेचोगे इसको, ठीक है। और आप बच्चों को क्या बोलोगे? बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये है वो है, और आप 6,000 पे ले लो मेरे से। आप बच्चे से कितना ले लोगे? 6। आपके 5,000 पर कितने बच गए? आपने मुझसे एक स्टूडेंट कितने में खरीदा है? 5 में। और आगे बच्चे से कितना ले रहे हो? 6,000। और मेरा क्या फायदा हो गया पहले बताओ? मेरी मार्केटिंग की टेंशन खत्म। ये चल ही रहा है बड़े शहरों में कि सीट बेच देते हैं वो अगले बैच की, और क्या करते हैं फिर? बच्चे मार्केटिंग करते हैं, और बच्चे मार्केटिंग करते हैं तो लोग भी क्या लेते हैं? पॉजिटिवली लेते हैं। अब तुम बाहर जाके बोलो समर्थ अच्छा, तो ज्यादा बात मैटर करेगी बजाय मैं बोलूं कि समर्थ अच्छा। पक्का? और तुम क्या करोगे? अब मेरी मार्केटिंग कर दोगे और मेरा काम खत्म, मार्केटिंग का काम खत्म हो गया, और मेरे क्या है? टेंशन फ्री हो गया। अब बच्चे आए ना आए, मेरे इतने बच्चों के पेमेंट आ गई, ये पेमेंट आ गई। और आपको लगता है कि 50 बच्चे आराम से हो जाएंगे, तो क्या है? आपने क्या किया? 5 से कितना कर दिया? 6। आपको पर स्टूडेंट कितना बच रहा है? 1,000 रुपए, और बदले में तुम्हें मार्केटिंग ही करनी है। सर इतना डिस्काउंट होता है 7 से 5? सर्विस में होता है पक्का। सर्विस में क्यों होता है? लगता तो है ही ना जेब से। मैं कोई सामान 7,000 का 5,000 पर नहीं बेच सकता, लेकिन सर्विस में क्या है? मुझे तो बोलना ही है, बोलो। लेकिन आप मुझसे शर्त क्या रखोगे कि सर आपके पास कोई आएगा तो आप 7,000 लोगे, डायरेक्ट आया तो? क्यों? मैं ही डिस्काउंट देने लग जाऊंगा तो फिर वो बच्चे कहेंगे वो तो वहीं भी मिलता है, तुमसे ही क्यों ले? तो ये बुक माई शो का आप समझ में आ गई ना? अब आपको कोचिंग का एग्जांपल देना पड़ता है, फर्जी नालायक। एक्चुअल में तो इनका ये बुक माई शो में क्या था? अब बुक माई शो वाले को ने उसने टिकट्स खरीद ली कितनी? 400 टिकट, 350। सिनेमा वाले के हेडेक खत्म होगी कि कितनी पैसे आ गए? 400 इंटू 350 आ गए या नहीं? नहीं तो बेचारे खाली चलते हैं, बोलो। टेंशन सिनेमा वाला फ्री, ठीक है। 500 की बजाय 350 आ गए। उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फिक्स था ना, उसका कोई जेब से खर्चा थोड़ी लग रहा था। पक्का? अब बुक माई शो वाला क्या करता है पता है? 350 रुपए प्राइस में खरीदी है उसने, तो वो आपके पास मैसेज आता है, आपके पास कहीं से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी मार्केटिंग कराता है, अच्छी मूवी है, ऐसे मूवी के एक दो सीन आते हैं 1-1 मिनट के, और क्या है, बुक माई शो पे बुक कर लो, ये मूवी आपको कितने में देखने को मिल जाएगी? 400 में। सीधा आपके सामने क्या दिखेगा? 20% ऑफ, ठीक है। अब उसकी टिकट्स बिकेगी काफी सारी। मान लो कि इसकी कितनी टिकट बिक गई? 400 में से 350 बिक गई। अब यहाँ सिनेमा वाले में मूवी, कोई एक मूवी अच्छी चल जाए तो इनके बारे न्यारे हो जाते हैं। कैसे होते हैं? सिनेमा वाले भी कितनी बिक गई? 200। जो जाकर बुक कराए उनकी 200 बिक गई। अब इनकी 400 में से 350 बिक गई, तो अब इनको पता है कि 50 टिकट्स क्या है, कोई बढ़िया मूवी है, हमसे ही लेंगे। तो ये 50 टिकट्स के रेट कहाँ से भी ऊपर पहुंचा देते हैं, 500 से भी, 700 कर दिया, 1,200 कर दिया, कितना में कर दिया। और कम बिकती है तो क्या करते हैं फिर? ये कम करते हैं। तो अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, बुक माई शो एजेंट है या प्रिंसिपल है? अब ये एंट्री सोचेंगे हम कि बुक माई शो का खुद का रिस्क आ गया है नहीं बीच में?
बुक माई शो क्या सिनेमा वाले की टिकट्स बिकवा रहे हैं क्या? अगर सिर्फ टिकट ही बिकवाना है, रिस्क किसका हो? सिनेमा का ही हो, तब तो बुक माई शो क्या है? एजेंट। और बुक माई शो खुद रिस्क पे है तो क्या है? प्रिंसिपल है। रिस्क, बुक माई शो का खुद का रिस्क आ गया है तो वो क्या है? प्रिंसिपल है। अब बताओ, बुक माई शो वाले ने तो 350 के हिसाब से खरीद ली है, अब कल को मूवी नहीं चलती है तो इसकी भी नहीं बिकेगी और इसकी जो 200 है वो भी नहीं बिकेगी, तो 400 के लिए रिस्क तो किसका है? बुक माई शो का है ना, उसको 350 के हिसाब से पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो बड़ा क्या करना है, केयरफुल होकर क्या करना है, चेक करना है कि बुक माई शो प्रिंसिपल है या एजेंट। बुक माई शो में इस क्वेश्चन में क्या है? प्रिंसिपल है। वो कोई ऐसा नहीं है कि टिकट बिकेगी तो सिनेमा से कमीशन लेगा, नहीं मिली तो नहीं लेगा, उसने तो टिकट्स खरीद ली है, तो वो क्या है? प्रिंसिपल है। और ऐसा हो कि वो अपने पोर्टल पर, जैसे फ्लिपकार्ट है, वो क्या है? खरीदता थोड़ी है। ऐसा नहीं है, फ्लिपकार्ट भी बहुत सारी चीजें खरीदता है और बेचता है, और लेकिन मेजोरिटी चीजों में वो क्या है? एजेंट है। मेजोरिटी चीजों में क्या है? एजेंट है। पक्का? तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है, तो इसके लिए गाइडेंस देता है। मैं एंट्री करूंगा दोनों ही केस में, प्रिंसिपल है एजेंट है, बुक माई शो के भी, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है टू अंडरस्टैंड हाउ मच रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी। क्योंकि अगर प्रिंसिपल हुआ तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा रेवेन्यू बुक करेगा, और एजेंट हुआ तो सिर्फ कमीशन। तो कितना रेवेन्यू बुक किया जाएगा ये किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल है या एजेंट है? पक्का? अब की प्रिंसिपल क्या रहेगा? सेल ट्रांजेक्शन इज मेड बाय द एंटिटी ऑन इट्स ओन। क्या सेल एंटिटी अपना खुद से कर रही है या किसी और के बिहाफ पर? अगर एंटिटी अपना खुद से कर रही है तो एंटिटी क्या है? प्रिंसिपल है। और किसी और का माल बिकवा रही है तो क्या है? एजेंट है। पक्का? बोलो तो, ऑन इट्स ओन कर रही है वो तो क्या है? प्रिंसिपल है वो। और ऑन इट्स ओन नहीं है तब क्या? ऑन इट्स ओन है तो फिर एंटिटी क्या है? प्रिंसिपल। ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स है तो क्या है? एजेंट। और वो कैसे पता लगेगा? जब रिस्क किसके आगे थे? प्रिंसिपल। मेरे आगे थे तो मैं फिर क्या हूं? प्रिंसिपल हूं। और रिस्क मेरे नहीं आए थे तो क्या है? एजेंट हूं। अब एक बार हम इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन देखते हैं, आएंगे वापस इस पर। आईसीआई वाले क्वेश्चन देखते हैं, फिर वापस इनको करते हैं। आईसीआई के दो मस्त एग्जांपल क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो वो हमसे क्लियर हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन 1, जिगेटो। इसने जोमेटो का क्या बना दिया नालायक ने? जिगेटो रन्स अ फूड डिलीवरी बिजनेस। पता है ना जोमेटो, समझते हो? एज पर द अरेंजमेंट, जिगेटो अलाउज कस्टमर्स टू ऑर्डर फूड फ्रॉम लोकल रेस्टोरेंट्स। तो लोकल रेस्टोरेंट जोमेटो के पोर्टल पर जाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। तो ऑर्डर किसको दिखता है? जोमेटो को। वो वहां से पिक करता है रेस्टोरेंट से और किसको दे देता है? कस्टमर को। जोमेटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी। जोमेटो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिलीवरी के लिए है। वो फूड अच्छा है या नहीं उसके लिए जोमेटो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो डिलीवरी ऑफ फूड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जितना वो प्रॉमिस करता है आधे घंटे में पहुंच जाएगा वो उसमें। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इट कलेक्ट्स द मनी ऑर्डर्स फ्रॉम मेड ऑनलाइन एज फॉलोज। मनी ऑन ऑर्डर्स मेड ऑनलाइन एज फॉलोज। इसको कितना ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आया उससे कितना मनी कलेक्ट किया इसने? फूड का प्राइस कितना था? 200 लाख। जोमेटो का अपना डिलीवरी चार्ज कितना था? 60। और जीएसटी कितना था? 40। तो कितना हो गया? 300 रुपए। तो जिगेटो को कितने रुपए मिले? 300 लाख फॉर द अबव ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स वर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स इन द स्टिपुलेटेड टाइम। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्टोरेंट्स और हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय जिगेटो? तो पहले तो बताओ, जोमेटो ने परचेज किया फूड और आगे बेचा अपने आप से या उसका एजेंट था वो? जोमेटो का रिस्क थोड़ी था। बोलो, जिगेटो सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? जोमेटो, मैं जोमेटो बोल रहा हूँ, जोमेटो क्वेश्चन में जिगेटो है। वो सिर्फ डिलीवरी के लिए था और उसने अपने डिलीवरी का क्या लेना था? 60 लाख रुपया लेना था टोटल। उसका डिलीवरी का ही रेवेन्यू है। उसका किसका रेवेन्यू है? डिलीवरी का। पक्का? तो जोमेटो का रेवेन्यू कितना होगा? 60। ठीक है। और रेस्टोरेंट वाले का रेवेन्यू कितना है? 200। और जीएसटी जो इन्होंने लिया है वो किसका है? गवर्नमेंट को देनी। जीएसटी जो दिया है वो किसका है? गवर्नमेंट का। पक्का? जीएसटी क्या होता है?
कोई भी आइटम बेचते हो, चाहे फूड बेचो चाहे क्या बेचो, सर्विस, तो इन दोनों के अंदर ही क्या जुड़ा होगा, जीएसटी। कुछ जीएसटी क्या है, फूड वाले को भरना पड़ेगा, कुछ जीएसटी किसको, डिलीवरी वालों को, डिलीवरी वाले चार्जेस का। तो मैं अगर एंट्री करूं तो जोमेटो की एंट्री क्या बनेगी बताओ, पहले बताओ, जोमेटो प्रिंसिपल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ डिलीवरी का था। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, इसको पहले सबसे पहले कितने रुपए मिल गए, 200, 300 मिले थे क्या, 300। इसमें से रेस्टोरेंट को कितने देने इसने, 200। अपना खुद का कमीशन कितना है, 60। अब जीएसटी का ब्रेकअप ही नहीं दिया हुआ कि कितना किसका है, फूड वाले का है। भाई इसमें फूड आइटम का भी जीएसटी जुड़ा हुआ है और डिलीवरी चार्जेस का भी जीएसटी जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि एक बार 30 फूड का है और 10 किसका है, डिलीवरी चार्जेस का। तो जो 30 फूड का है वो तो फूड वाले के पास जाएगा और वो अपना जीएसटी भरेगा। 30 जो फूड वाले का है वो तो किसके पास जाएगा, रेस्टोरेंट के पास, और वो अपना जीएसटी भरेगा। और जोमेटो को खुद को कितना जीएसटी भरना है, 10 रुपए। जोमेटो को खुद को कितना भरना है, 10। तो टोटल कह रहा है जोमेटो 300 रुपए आ गए, जिसमें से रेस्टोरेंट वाले को 230 दे दूंगा। रेस्टोरेंट वाले ने बिल बनाया होगा ना, 200 प्लस 30, फिर डिलीवरी चार्जेस कितने लग गए, 60। रेस्टोरेंट का बिल कितने है, फूड, जीएसटी, फिर डिलीवरी चार्ज कितने, 60 प्लस उसका जीएसटी, ऐसे आता है बिल। पक्का? तो इसको क्या करना है, 230 किसको दे देने, फूड वाले को। तो इसका रेवेन्यू कितना है, 60। P&L स्टेटमेंट में तो कितना क्रेडिट आएगा, 60। और ये अदर इनकम में आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जोमेटो का तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। अब फूड वाले का क्या एंट्री होगी, उसको जोमेटो वाले से कितने लेने होंगे, 230। देखो कस्टमर से तो ये कैश लेते हैं, लेकिन फूड वाला जोमेटो से तो खाता चलता रहता है ना, दिन में 5 बार जाता है, तो हर बार नगद थोड़ी देता है। बस जोमेटो को कितना डेटर बना लेगा, 230। कैश आ गया तो कैश कर देंगे, कोई खास बात नहीं। 2 रेवेन्यू कितना, 200। फूड वाले के कुल मिला के कितने आएंगे, 230, लेकिन 200 उसके खुद के हैं और ये किसी का भी रेवेन्यू नहीं है, जीएसटी पेबल कितने का, 30। और ये दोनों अपना अपना जीएसटी पेबल किसको चुकाएंगे, गवर्नमेंट को। पक्का? लेकिन जोमेटो का रेवेन्यू क्या है, ये, क्योंकि जोमेटो सिर्फ अपने बिहाफ पर फूड आइटम नहीं बेच रहा है, जोमेटो इज लाइक एजेंट ओनली। पक्का? The risk and rewards associated with food items are not of Zomato. रिस्क और रिवॉर्ड किसके नहीं है, फूड आइटम के किसके नहीं है, Zomato के नहीं है। कस्टमर ने जब फूड आइटम क्या किया, ऑर्डर, कस्टमर ने जब फूड आइटम ऑर्डर किया तो क्या होगा, द आइटम्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन or not is the responsibility of restaurant, not the Zomato. आइटम बनाने की हेडेक जोमेटो की थोड़ी थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर फूड आइटम इज विद Zomato। अब आप मेरे को बताओ, आप जब खाना खराब आता है तो आप किसको गाली निकालते हो, Zomato को या रेस्टोरेंट को? और लेट आता है तो इस इतनी बात पर गाली निकाल देते हो आप, नालायक। आप किसको कर्ज करते हो, अगर फूड इज नॉट एज पर योर मतलब स्पेसिफिकेशंस तो आप किसको कर्ज करते हो, बट इन केस ऑफ डिलेड डिलीवरी आप किसको करते हो, यही लिख रहा है ना ये, लेकिन ये लिखना तो पड़ेगा ना। Therefore the restaurant undertakes the principal's responsibility। रेस्टोरेंट किसमें प्रिंसिपल है, प्रिपेयर द फूड, क्वालिटी ऑफ फूड्स। और Zomato किसके लिए, ऑन द अदर एंड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, टू डिलीवर द गुड्स। तो Zomato क्या है, एजेंट है। एजेंट है तो उसका रेवेन्यू कितना है, 60। और रेस्टोरेंट का कितना है, 200। जीएसटी किसी का ही नहीं है, लाइबिलिटी है जो गवर्नमेंट को जाएगी, थर्ड पार्टी का पैसा है। पक्का? ये हमारा पैसा ही नहीं है ना, पक्का, श्योर। अब अगला एग्जांपल पढ़ो, ट्रिप डील वेबसाइट है दैट अलाउज पीपल टू बुक एयरलाइन टिकट्स। पता ही आपको, ट्रिप डीलरों पर ये जो भी वेबसाइट्स होती है ना, ये कौन सी है यार, बुक माई शो तो मूवी वाली है, मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप है ना। तो आप ऑनलाइन पर क्या कर सकते हो, टिकट्स बुक कर सकते हो। आजकल तो रेलवे बस सबकी होती है ऐसी अलग अलग पोर्टल। आईआरसीटीसी तो चलो गवर्नमेंट का खुद का ही पोर्टल हो गया, मेरी क्या है, प्लेन है और मेरी वेबसाइट है, वो तो अलग चीज होगी।
वो तो गवर्नमेंट का खुद का ही हो गया, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे जितने भी बस वाले हैं सारों के क्या है, प्राइवेट वाले कोई ना कोई बना रखे। रेड बस से क्या मुझे पता नहीं, मतलब सबके हैं ये पक्का है। ठीक है, थोड़े दिन में कोचिंग भी कैसे बिकेगी, जोमेटो जैसे। अन अकेडमी क्या है, यही तो है। अन अकेडमी में क्या है, टीचर अपना अपना क्या दे सकते हैं, डेमो लेक्चर। बच्चों को पसंद आता है तो अन अकेडमी क्या करता है, 10 एक डेमो लेक्चर देता है, सामने वाले को पसंद आए तो क्या करता है, वो कहता है कि पूरा पैसे दे दो, कोर्स तुम्हें मिल जाएगा। और अपना कमीशन काट के किसको दे देते हैं, टीचर को। अन अकेडमी को ये मतलब नहीं है क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है, उसको तो क्या है, जो टीचर डालना चाहे डाल दे। समझ रहे हो क्या, तो अन अकेडमी इज जस्ट लाइक एजेंट। नहीं समझ रहे हो क्या, तो ट्रिप डील क्या है। हाँ क्या, केस तो सकता है कोई कोर्ट। क्यों, केस की क्या बात है, उसका बिजनेस ही यही है। अरे बिजनेस ही यही है कि मैं, वो तो हर टीचर को क्या करता है, अलाउ करता है, इसमें केस की क्या बात है। फ्लिपकार्ट रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है कपड़े की क्वालिटी के लिए, वो तो वेंडर है। तो अन अकेडमी क्या कहता है, आप अपने, मैं जाके डाल दूं उसमें क्या है, वीडियो डाल दूं पोर्टल पे, वो बच्चों को डेमो दिखाएंगे, उसके बाद क्या होगा, बच्चे को पसंद आएगा तो वो रुपए देगा किसको, अन अकेडमी के पोर्टल को। और वो बराबर वो टीचर के जो लेक्चर्स अन अकेडमी को दिए हुए हैं वो किसको दे देंगे, बच्चे को। और अन अकेडमी अपना कमीशन रख के आगे पे करेगा। तो अन अकेडमी एजेंट है, एक्चुअली एजेंट है, इसमें क्या गलत क्या है। मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या केस कर देगा। अगर केस हो तो सही, फेमस होंगे। एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इट एग्रीज टू बाय 100 टिकट्स फ्रॉम एन एयरलाइन। इसने पहले से ही क्या खरीद ली, 100 टिकट्स खरीदी है एयरलाइन से। जैसे मूवी वाला था ना वो बुक माई शो वाला, तो ये भी एयरलाइन में भी यही है कि 300 की फ्लाइट है, एयरलाइन वालों को टेंशन है कि बुक हो या ना हो, तो इसने पहले से कितनी टिकट खरीद ली, 100 खरीद ली। जितने भी कैपेसिटी होती है पैसेंजर्स की, इसने 100 खरीद ली, और आगे ये रीसेल करेगा। ट्रिप डील बेस द लॉस ऑफ एनी अनसोल्ड टिकट्स। अनसोल्ड रहेगी तो किसका नुकसान होगा, इन 100 टिकट्स में तो किसका ही नुकसान होगा, ट्रिप डील का। तो इस ट्रिप डील एजेंट नहीं, ये प्रिंसिपल है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके रहेंगे, टिकट्स आर बोर्न बाय ट्रिप डील, hence sales made for the tickets will be fully recognized as part of its revenue। पूरा रेवेन्यू और अनसोल्ड टिकट्स क्या है, लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वेंटरी थोड़ी रह जाएगा। फ्लाइट उड़ गई तो उड़ गई, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अनलॉस लॉस। अब सुनो, सुनो बच्चों ध्यान से। ये अपना कहाँ गया वो बुक माई शो वाला, ये था क्या, कितनी टिकट्स खरीदी थी इसने बुक माई शो वाले ने, 400। तो बुक माई शो वाला क्या एंट्री डालेगा, परचेज या एक्सपेंस डाल देगा, कितने का, 350 इंटू 400। और जब बेचेगा तो बैंक टू रेवेन्यू कितनी। अब इसने अलग अलग रेट से बेची है, 400 टिकट्स मान लो इसने जिस भी रेट से बेची है वो इसकी क्या हो जाएगी, सेल। ये रेट स्टार्टिंग में क्या रखता है, कम। स्टार्टिंग में क्या रखता है रेट, कम। इधर रखता, स्टार्टिंग में रेट क्या रखता है, कम। इसे स्टार्टिंग में रेट क्या रखता है, कम रखता है, पक्का बोलो। आहे के उसके बाद क्या करता है, तो चाय पी रहा हूँ, कोई पैक थोड़ी लगा रहा हूँ, इसमें क्या छुपाने। बताओ, रेट स्टार्टिंग में क्या रखता है, कम रखता है। रेट स्टार्टिंग में क्या रखता है, कम। अब जैसे जैसे मूवी हिट होती जाती है और टिकट्स बुक होती जाती है तो ये अपनी रेट बढ़ा देता है, तो इसकी जो भी सेल प्राइस है उसके हिसाब से आएगा। और नहीं बिकता तो ये लास्ट में क्या सोचता है कि लग गए 350 जो लग गए, अब 200 ही आए तो ही ठीक है। तो वो तो रेवेन्यू तो सेल प्राइस के हिसाब से आएगा। लेकिन मान लो मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है, सारी टिकट्स एडवांस बुक हो गई, तो क्या होगा, ये 400 इंटू इसने कितने में बेचा, मान लो 800 रुपए में, तो ये इसका रेवेन्यू है। बोलो हर टिकट 800 में बिकी। और अगर यही कमीशन एजेंट की तरह से बुक करता तो क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए आते हैं, 800। टू रेवेन्यू कितना बुक करता, 800 माइनस 350 तो आगे देने होते हैं, और बाकी किसको दे देता, सिनेमा वाले को 350। पक्का। तो आप अगर आप एजेंट हो तो आपका रेवेन्यू क्या बुक होता है, कम। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि डज इट रियली मैटर कि आपका प्रॉफिट कोई कम ज्यादा होगा भी या नहीं होगा, ध्यान से समझना। फ्लिपकार्ट ने 100 रुपए की चीज बेची और उसको आगे वेंडर को कितने देने हैं,
₹90। इतना कम कमीशन नहीं रखता फ्लिपकार्ट का, 20% के अराउंड कमीशन रहता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ₹10 से सही हो जाए। तो फ्लिपकार्ट क्या एंट्री करता है, एजेंट है ना फ्लिपकार्ट, तो मेजोरिटी चीजों में फ्लिपकार्ट क्या है, एजेंट है। कुछ वो अपने खरीदे हुए भी बेचता है, लेकिन मेजोरिटी चीजों में क्या है, एजेंट है। इतना सारी चीजें थोड़ी खरीद सकता है वो, सारा कुछ ही बिक रहा है उस पे, तो वो सारा फ्लिपकार्ट खरीद लेगा, पागल हो जाएगा, इतना पैसा कहाँ से लाएगा। लेकिन मेजोरिटी चीजों में एजेंट है, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उसको है, बेचता भी है। तो फ्लिपकार्ट मान लो जिस चीज में एजेंट है, कैश डेबिट 100, वेंडर को कितने देने हो गए 90, और अपना रेवेन्यू कितना बुक किया। अगर ये क्या ना होता, एजेंट नहीं होता, तब क्या होता, परचेज टू, जैसे कौन एजेंट नहीं है, मेक माई ट्रिप, परचेज टू कैश कितना 90, कैश क्रेडिटर जो भी है, और उसके बाद में कैश टू सेल्स कितना 100। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10, नेट प्रॉफिट तो कितना रहना है 10, खर्चे जो लगने हैं वो छोड़ दो, इसकी वजह से तो कितना रहना है 10। क्यों इतनी बहसबाजी चल रही है। इधर क्या आएगा, पी एंड स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10, इधर क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100, और परचेज कितने का आ गया 90, तब भी 10। देखो मेरी बात सुनो, आज का टाइम किसका है, रेवेन्यू का है, ना कि किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बच्चों प्रैक्टिकल भाषा में, बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन तो दोनों की क्या है, सेम। बॉटम मतलब लास्ट में क्या आ रहा है बच रहा है, एंड में बॉटम पे क्या बच रहा है। बट इसका धंधा दिखता है 100 का, इसका कितने का दिखता है, सिर्फ 10 का। बैंक लोन भी किसको ध्यान में रख कर देता है, रेवेन्यू। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, बाइजू बड़ा या मैं, बाइजू बड़ा या समर्थ। अगर समर्थ 1 रुपया भी कमाता है ना, तब बाइजू से बड़ा है, बिकॉज बाइजू तो लॉस में है। अनअकैडमी के इनिशियल टाइम में भी अब भी कोई ह्यूज प्रॉफिट नहीं है, लॉस थे। समर्थ 1 रुपया भी कमाता है, या कोई भी 1 रुपया भी कमाता है, तो प्रॉफिट कौन अच्छा है बताओ तुम। ऑब्वियस सी बात है, अनअकैडमी और बाइजू बड़े हैं। वो तो बस अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, बाद में छोटे हो जाएंगे, लेकिन अभी तो कौन बड़ा है। आप समर्थ को कौन बड़ा मानता है, इन्हीं को ही मानता है, क्योंकि इनके रेवेन्यू बहुत है, इनके पास स्टूडेंट्स बहुत है। अब खर्च लॉस तो क्यों है, अनअकैडमी इंडियन जर्सी पे क्या दे रही है, लोगो दे रही है, इंडियन जर्सी पे लोगो दे रही है, मार्केटिंग कर रही है, लेकिन धंधा तो किसका बड़ा है, धंधे का मतलब रेवेन्यू। तो आज का टाइम किसका है, रेवेन्यू का है। तो इसलिए लोग क्या चाहते हैं, ये एंट्रीज ना बने, कौन सी बने, ये बने, ताकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बड़ा दिखे। समझ रहे हो क्या, कस्टमर किसके पास ज्यादा है, बाइजू के पास, अनअकैडमी के पास, ना कि समर्थ के पास। हो जाएंगे, लेकिन क्या है, अभी तो क्या है, उन्हीं के पास ही ज्यादा है ना। तो आप बताओ, आप को मेरे को थोड़ी बड़ा मानते हो, अनअकैडमी की इंडियन जर्सी पे ऐड है। तो बॉटम लाइन देख रहे हो आप, रेवेन्यू देख रहे हो। बॉटम लाइन तो मेरी सॉलिड है, 1 रुपया भी कमाता हूं तो भी क्या है, ज्यादा ही है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गलत गलत रिपोर्ट ना हो जाए, इसलिए कहता है एजेंसी के रिलेशनशिप में तो क्या रखना है, कमीशन, और प्रिंसिपल है तो टोटल का टोटल, नेट प्रॉफिट दोनों में ही क्या आने वाला है, सेम। बट मैटर क्या करता है आज के टाइम में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑडिटर अपनी फीस तक किसके डिसाइड करता है, प्रॉफिट देख के नहीं करता, रेवेन्यू, क्योंकि उसको चेकिंग कितनी करनी होगी। एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू है, छोटी कंपनी है 100 करोड़, और प्रॉफिट कितना बच रहा है, 70 करोड़ के खर्चे कट कटा के 30 करोड़। और दूसरी कंपनी है, बड़ी कंपनी, 5,000 करोड़ का क्या है रेवेन्यू, खर्चे हैं 5,700 करोड़, तो कितना बच रहा है 700 करोड़। तो ऑडिटर अपनी फीस इस कंपनी से ज्यादा लेगा, भले ही अब आप कहो कि सर ये लॉस में है, इसका तो पुण्य का काम है, ये प्रॉफिट है इससे लो, नालायक, यहाँ कोई एथिकल क्लासेस चल रही है, इसका काम बड़ा है, कितनी सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, कितने सारे खर्चे चेक करने पड़ेंगे। तो सभी लोग किसको ध्यान में रखकर डिसाइड करते हैं, धंधे का टाइम है आज की टाइम में कि बिजनेस आना चाहिए, बचा तो बाद में ही लेंगे, एक बार स्टेब्लिश तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जोड़ो।
नहीं समझ रहे हो क्या कि गाइडेंस की क्यों आवश्यकता है? देखो पता, देखो पेपर की बात तो करो तो क्या है, इतनी सी बात है, प्रिंसिपल हो तो टोटल और एजेंट हो तो रेवेन्यू। लेकिन क्यों इतनी इसको जरूरत पड़ी हुई है कि, समझ गया ना कि कोई फालतू में क्या है, एजेंट बन गए क्या बना दे, प्रिंसिपल वाला रेवेन्यू बुक ना कर ले। ठीक है, अब ये पढ़ोगे आप आराम से समझ में आएगा। वेयर सॉरी अनदर पार्टी इज इन्वॉल्व, अनदर पार्टी इन्वॉल्व है किसमें, गुड्स और सर्विसेज देने में टू अ कस्टमर। एंटिटी शेल डिटरमाइन वेदर इट हैज एन ऑब्लिगेशन टू सेल और प्रोवाइड द स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज इटसेल्फ। अगर मेरे को ही देना था तब क्या है, मैं प्रिंसिपल हूं और मैं सिर्फ अरेंज कर रहा हूं किसको, दोनों को मिलाने का, सिर्फ मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं दोनों को मिलाने का, तो क्या है, एंटिटीज एंड एजेंट। वो दो क्वेश्चन अब देखो पेपर में केस स्टडी बन के आएगा, ऐसे थ्योरी नहीं आएगा। थ्योरी तो आपको लर्न क्या होनी चाहिए, केस स्टडी का आंसर लिखते समय वो हम देख लेंगे कैसे लिखना है, लेकिन पेपर ये आएगा, ट्रिप डील हो रही। पक्का समझ गए क्या? अब रेवेन्यू बुक कब करना है, बस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू के बारे में इस एस की कोई बात नहीं थी, सिर्फ प्रिंसिपल और एजेंट के केस में इसने अमाउंट तय करी कि प्रिंसिपल है तो क्या होगा ग्रॉस, और ये बाकी अब ये सारे अमाउंट किस पर बात करेगा, टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू पे। अब ये सारा एस क्या बोलेगा, सेल वाले को कब बुक करना है, सर्विस वाले को कब बुक करना है। पहले सेल और गुड्स की बात करते हैं। Revenue from sales transaction should be recognized when requirements as to the performance set out are satisfied. Requirement जो performance लिखी हुई है वो satisfy हो जाए, वो requirement ये है। वो requirement क्या है, ये। Provided, provided का मतलब क्या है, बशर्ते, तो एक requirement यहां और डाल दी इसने। At the time of performance, it is not unreasonable to expect ultimate collection. परफॉर्मेंस वाले टाइम आपको क्या नहीं है, अल्टीमेट कलेक्शन को एक्सपेक्ट करना अनरीजनेबल ना लगे। इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो मेरे को ऐसा लगे कि मेरे पैसे आ जाएंगे, अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट कलेक्शन एक्सपेक्ट करना अनरीजनेबल ना लगे, मतलब अल्टीमेट कलेक्शन एक्सपेक्ट करना रीजनेबल है, मतलब मेरे पैसे आ जाएंगे। इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, समझेंगे, लेकिन एक बार मान लो इसमें लिखा हुआ है रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए तब रेवेन्यू बुक करना। जब क्या हो जाए, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए तब करना, बशर्ते रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर करते समय तुम्हें यह भी हो कि मेरे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाली शर्तें तो आई है, प्लस क्या चाहिए कि अल्टीमेट कलेक्शन का क्या होना चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी। अब ये है संकित, ये मेरी शॉप पर आया, इसने कहा कि सर मोबाइल दे दो, मैंने मोबाइल दे दिया, बिलिंग कर दी, लेकिन मेरे को सर्टेनिटी नहीं है कि इसके पैसे आएंगे, मेरे को सर्टेनिटी नहीं है कि इसके पैसे आएंगे, तो क्या मैं रेवेन्यू बुक करूं या नहीं। नीचे क्या लिखा हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड, और जो भी शर्तें थी वो नीचे वाली पूरी हो गई, लेकिन मुझे अभी क्लेम रेज करते समय, मतलब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हो तो गए, आपसे मोबाइल महंगा हुआ तो इसका हुआ, सस्ता हुआ तो इसका हुआ, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि संकित क्या है, गोली देगा, ये पैसे नहीं देगा, तो क्या मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूं, नहीं। यही तो लिखा हुआ है, पहली सबसे प्राइम शर्त इसने क्या बना दी, नीचे कुछ शर्तें तो लिखूंगा ही लिखूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होने चाहिए, ये सब ये बातें मैं करूंगा करूंगा, अभी समझाऊंगा समझाऊंगा ये वाली तो पक्का। लेकिन ऊपर क्या है, ये शर्तों के साथ साथ मुझे क्या होनी चाहिए, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इट इज नॉट अनरीजनेबल, मतलब इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, कि अल्टीमेटली मेरे पैसे आ जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि संकित के पैसे आएंगे नहीं, तो मैं रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा, मैं रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा, पक्का। अच्छा, पैसे आ जाएंगे तो तब ये शर्तें और चेक करेंगे, तब ये शर्तें और चेक करेंगे, पक्का। तो सर एक बात बताओ, ये डाउट तो तुम्हारे होने चाहिए, मैं अपनी ऐसे से ऐसे ही करा रहा हूं कि जब आपको पता है पैसे नहीं आएंगे तो आप बेच क्यों रहे हो। आज मैं तुम्हारी दुकान पे आऊं, तुम्हें पता है कि ये मास्टर बेकार आदमी है, पैसे देता नहीं है, ले जाता है, बाद में दे दूंगा उधार करके, तुम बेच क्यों रहे हो।
मेरे और संकित के मोबाइल के ट्रांजेक्शन के लिए एस लिखा गया है। नालायक वो तो लाइन समझाने के लिए था, मैं तुम्हें सही से एग्जांपल देता हूँ और तुम पागलों की तरह समझ भी जाते हो, तुम्हें लगता है बढ़िया समझे। नालायक मोबाइल वाले एस नहीं लगा रहे होंगे ना जनरली, अनलेस एक कोड है, अब कोई बड़ा शोरूम है जो क्या है वो चला रहा है, लेकिन अदरवाइज क्या है छोटी मोटी दुकान के मोबाइल वाले तो लगा ही नहीं रहे होंगे। अब सुनो ध्यान से, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कोई कैपिटल गुड्स बेच रही है। कैपिटल गुड्स किसके लिए है? ए लिमिटेड के लिए, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है। बी लिमिटेड के लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, पक्का? इसके लिए एसेट है, इसके लिए क्या है? स्टॉक। तो रेवेन्यू तो इसको बुक करना है, इसके लिए तो सेल ऑफ गुड्स ही है। अब ए लिमिटेड के प्रोमोटर्स क्या है? अच्छी गुडविल वाले हैं, मेरे जैसे हैं कि पैसे दे देंगे अगर, ठीक है। लेकिन ए लिमिटेड ने इसको फाइनेंस करवाना है और क्या बोला है कि लोन आएगा तो आपके पैसे दे देंगे, लोन आते ही आपके पैसे दे देंगे। अब बी लिमिटेड को भरोसा है या कुछ भी लग रहा है कि लोन आ जाएगा, या बी लिमिटेड को ये भरोसा है कि अगर लोन नहीं भी आया तो क्या हो सकता है, ए लिमिटेड सेल से ही ये पैसे उतार दे, तो एक बार इसको असेट दे दो, नहीं तो इसका काम स्टार्ट नहीं होगा। और बी लिमिटेड को भी तो अपनी इनकम बढ़ानी है ना। आज मेरी बात सुनो, उधार बेचते ही क्यों है? पहले तो उन लोगों को तो हम बेच ही देते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दी, मतलब जिनकी जो पैसे लौटाने की इच्छा रखते हैं, चाहे उनके पास अभी नहीं है, वो लोन आएगा तब दे देंगे तो बेच दूं ना। ए लिमिटेड बन, बी लिमिटेड बन के सोचो, मुझे पता है कि ए लिमिटेड बहुत ही अच्छे इरादे रखती है, अगर इसके पास पैसे बन गए तो ये मेरा पैसा दे देगी, और इसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसने लोन के लिए क्या किया हुआ है? अप्लाई किया हुआ है, लोन आते ही मेरा पैसा दे देगी, और नहीं तो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पहले ये लोगों के पैसे देते हैं। इस तरह के इस कंपनी के क्या है, प्रमोटर, टाटा टाइप के। पक्का? ये लेने से मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है? कि भैया मेरे पास पैसे है नहीं। बी लिमिटेड फोर्स कर रही है क्योंकि उसको भी तो अपना बिजनेस बढ़ाना है, कि ले लो कोई बात नहीं, आप लोन के लिए अप्लाई कर दो, लोन आ जाएगा तब पैसे दे देना। पक्का मेरे पास पड़ा है तो तुम यूज ही तो कर लोगे थोड़ा बहुत, मैं तो इस चीज का मैन्युफैक्चरर हूँ, बाद में वापस क्या कर लूंगा इसको। अगर तुम नहीं दे पाए तो मेरा प्लांट सिक्योर है, तुम मुझे लौटा दोगे मुझे पता है, तो मैं उसको वापस क्या है, रिफर्बिश करके क्या कर लूंगा, सही सेल कर ही लूंगा। तो इसलिए बी लिमिटेड ने उसको दे दिया, लेकिन ए लिमिटेड ने साफ बोला हुआ है कि लोन आएगा तभी क्या देंगे, पैसे देंगे, नहीं तो नहीं। तो बी लिमिटेड दे सकती है या नहीं? भले ही मुझे नहीं है सर्टेनिटी, पक्का तो रीजनेबल सर्टेनिटी तो नहीं है ना कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं क्यों दे रहा हूँ, समझ गए? नालायक, इस एग्जांपल में अगर मेरे को पता है कि समकित चोर है तो क्यों मोबाइल दूंगा, कह दूंगा। तुम तो कह रहे हो हाँ समकित की सर्टेनिटी नहीं है, रेवेन्यू बुक मत करो। रेवेन्यू क्यों बुक करूं, मैं बेचूंगा ही नहीं माल ही जब मुझे सर्टेनिटी नहीं है। समकित मेरी दुकान पर आया और क्या बोल रहा है, सर ये मोबाइल दे दो, और मुझे पता है कि इसके पैसे ही नहीं आते हैं, तो बेचूंगा या नहीं? अरे बोलो, ये तो बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, क्लाइंट बनाने के लिए क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं खुद से कि आप रख लो कोई बात नहीं। किन लोगों के पास? अच्छे लोगों के पास। अच्छे का मतलब इरादा तो है, दे सकते हैं तब तो कैश ही दे देंगे, फिर उधार करेंगे ही क्यों। लेकिन इरादा है इनका, और उनको पता है कि क्या है, इनका काम चल जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, हर शहर में आपको कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे जिनका नाम बहुत फेमस है, बट दे हैव नॉट जॉइंट एनी हॉस्पिटल। लाइक जैसे आपको अगर हो सकता है जॉब करना पसंद नहीं हो, मुझे जॉब करना पसंद नहीं थी, मैं कोचिंग खोल के बैठ गया, या प्रैक्टिस कर लेता, जॉब पसंद नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो आजकल एक ट्रेंडिंग है कि क्या है जॉब नहीं करनी चाहिए, गुलामी है ये, मैं ये नहीं कह रहा, अपने अपने घर की स्थितियां होती है। लेकिन मेरे को पसंद नहीं थी, मेरी घर की स्थिति भी बुरी नहीं थी, तो मैंने क्या कर लिया, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। तो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं क्यों, 40 ज्वाइन करें हम, फिर 40 के नियम कानून के उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, पैसे जितना चार्ज करेगा उतना चार्ज करना ही पड़ेगा। तो इस डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कि मैं अपना ठीक ठाक कमाऊंगा, और क्या है, अच्छी मेहनत करता है, इसका नाम हो गया ओवर द पीरियड। जैसे हम बीकानेर में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर है एक धनपत कोचर, बहुत ही ऑनेस्ट टाइप का क्या है, डॉक्टर है, और बहुत बड़ा नाम है, पता है क्या तुम्हें? नहीं पता? बहुत ही ऑनेस्ट टाइप का डॉक्टर है, लेकिन ना तो मतलब जैसे, अब सभी डॉक्टर्स के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स के क्या होते हैं,
कमीशन होते हैं लैब वालों से और ये सब। तो ये डॉक्टर्स बोलते हैं जहां से मर्जी से क्या करवा लो, जांच करवा लो, ये डॉक्टर बोलते हैं। तो इस टाइप का है। अब ये कौन है? इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये कौन है? इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, एक्सरे वाला। और ये इस बंदे को अप्रोच करता है, ये कहता है कि ईमानदार है, दे ही देगा पैसे पक्का। लेकिन ये इसको क्या बोलता है कि आप लोन करवाओ या कैसे भी करो, उसमें से चुका देना कैसे भी। ये कहता नहीं भाई साहब मेरे को लेना ही नहीं है। जांच कहाँ से करवाते रहे लोग, बाहर से करवाते रहे, मुझे मेरी प्रैक्टिस करनी। फिर इसकी सेल रुकती है। और इसको पता है कि जो आदमी कमीशन तक नहीं खा रहा है वो आदमी क्या है, पैसे आने पर तो चीटिंग नहीं करेगा। तो ये इसको बताता है कि आप ऐसे लोन के लिए अप्लाई कर दो, और आपका मान लो 5 लाख का इक्विपमेंट है, तो आप जांच करोगे, आप मत चीटिंग करना लोगों से। जहां दूसरे 500 ले रहे हैं 100 रुपए की कॉस्ट के। पोज करना है एक बार, यार चला गया, पोज ही करना है ना। हाँ बच्चों, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था तो मैंने बंद कर दिया था। अब सुनो, अब क्या है, ये डॉक्टर के ऊपर इसको भरोसा है। अब ये इनका पर्पस तो है ज्यादा से ज्यादा सेल करना, ईमानदार डॉक्टर ले बेईमान डॉक्टर ले, इनका पर्पस क्या है, अपने इक्विपमेंट बेचना। तो इन्होंने बोला कि एक्सरे वालों को कि 100 रुपए की एक्सरे की कॉस्ट आती है, दूसरे 500 लेते हैं, तो आप कितने ले लेना, 250 ले लेना। कॉस्ट ही आती है ना 100 रुपए की, तो फ्री में तो नहीं। लेकिन आप उतना मत कमाना और इस कमाई से ही देते रहना। और आपका पास्ट, और इसको बता रहे हैं कि आपने पास्ट में इतने इतने किए हैं, तो थोड़े दिनों में हमारे रुपए उतर जाएंगे। धीरे धीरे देते रहना कमा कर। एटलीस्ट आपका अगर पर्पस नोबल है, आप भला करना चाहते हो, तो भला भी कर पाओगे। दूसरे लोगों को सस्ती कॉस्ट पर क्या देकर एक्सरे करवा के। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, इधर इस डॉक्टर को क्या कर दिया, इक्विपमेंट दे दिया। लेकिन इनको अभी श्योरिटी नहीं है कि उसका लोन पास होगा या उसके कस्टमर कितने आ जाएंगे, कैसे है। लेकिन क्या है, इनको ये पता है कि अगर उससे क्या हुआ, नहीं चुका पाया, तो मेरा इक्विपमेंट सेफ है, मुझे वापस आ जाएगा। और कुछ रुपए वो दे देगा यार, जो भी है इतनी तो अगर उसमें। लेकिन इनको सेल तो बढ़ानी है, इक्विपमेंट वापस आ जाएगा, उसको रिफर्बिश कर लेंगे। भाई आज अपने लिए एक फोन आ गया, खोल लिया हमने, तो हमारे लिए आधे रेट हो गए। लेकिन एप्पल कंपनी से मैंने फोन खरीदा और वापस एप्पल कंपनी को यूज करके, थोड़ा सा ही यूज करके वापस दे दिया, तो वो तो उसको जो जो पार्ट्स अच्छे से, मैन्युफैक्चरर उनका प्लांट है उनका, जो जो सही कर सकते हैं कर सकते हैं पक्का। समझ गए। तो ये क्या चाहता था कि इक्विपमेंट सेफ रहे, या तो इक्विपमेंट वापस आ जाएगा, नहीं तो पैसे आ जाएगा, मेरे पास भी स्टॉक में पड़ा है, वहां पड़ा रहेगा। समझ गए पक्का। हाँ या ना। देखो, हम हमारा कपड़े का काम है, पीपीआर नाम से, ठीक है। अब होलसेलर हमें आकर क्या बोलते हैं कि कपड़ा ले लो, हम क्या बोलते हैं, नहीं लेना। वो कहते हैं क्या बात होगी, मैं कब बिकता है नहीं, मेरे चिप जाएंगे पैसे। वो कह रहे सस्ता है, मैं कहा, कितना ही सस्ता हो, सारे मेरे चिप जाएंगे। तो उसने क्या बोला, एक काम करो, बिक जाए तो क्या है, बेचे बाद मेरे को पैसे दे देना, इतने रुपए एक्स अमाउंट मुझे बिकने पर दे देना। उसकी दुकान में ऐसे 50 कपड़े पड़े हैं, 50 में से 10 मेरी दुकान में पड़े रह जाएंगे। उसका मन में तो यही है ना कि 10 यहाँ पड़े। हाँ, अब मुझे ही ये क्यों कर देता है ऐसा, उसको पता है कि बिक जाएगा तो ये पैसे पहले मेरे देगा। ऐसे नहीं है कि क्या है, दूसरों के साथ नहीं करते, या मैं कोई अकेला संत नहीं हूँ, और भी जितने अच्छे लोग हैं उनके साथ वो क्या करते हैं, यही करते हैं कि बिक जाए तो आप क्या दे देना, पैसे दे देना, नहीं तो हम वापस उठा लेंगे। और क्या है। तो इन लोगों को सर्टेनिटी तो नहीं है ना कि ये कपड़ा, अब इन्होंने हमें बेच दिया, लेकिन क्या नहीं है, सर्टेनिटी तो नहीं है कि रुपए आ जाएंगे, क्योंकि साफ एग्रीमेंट ही हुआ है कि। लेकिन इनके सेल होने के चांस तो बढ़ जाते हैं, नहीं तो अपने गोडाउन में रखने से बचाए, रिटेल काउंटर पे तो पहुंचा। और ये सोचते हैं 50 यहाँ पड़े हैं बजाय यहाँ पड़े। हाँ बस मुझे ही, मतलब ऐसे ही लोगों को क्यों देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिक गया तो ये लोग रुपए दे देंगे। नहीं तो इनका रिस्क क्या हो जाता है कि इधर से मैं कपड़े भी बेच दूं और उसके पैसे भी ना दूं। उनके साथ ये क्या करते हैं, कैश में डीलिंग पक्का। तो अब इसने रुपए तो, इसने इसको दे तो दिया, लेकिन इसको सर्टेनिटी नहीं है कि ये रुपए आएंगे, तो अब ये रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता। क्लियर हो गया ना ये बात। तो अगर आपको बेचने वाले टाइम सर्टेनिटी नहीं है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से, इन दोनों में ही इन लोगों का क्या नहीं था, पैसे खाने का इरादा तो नहीं था, इसमें भी नहीं था। मैंने तो आपको फर्जी एग्जांपल क्या दे दिया कि समकित है मोबाइल ले जा रहे हैं, तो जब उसके खाने का इरादा है तो आप बेचोगे ही क्यों, फिर आप बेचोगे ही क्यों, बात खत्म पक्का।
तो तब आपको रेवेन्यू बुक नहीं करना। और अगर आपको सर्टेनिटी है किस बात की, पैसे आने की, तब ये शर्तें और आएगी। अभी ये शर्तें और आएगी। सर्टेनिटी ही नहीं है तो भले ये शर्तें पूरी हो भी जाए, जो भी इसमें लिखा है, जो भी लिखा है, तो आपको रेवेन्यू बुक नहीं करना। तो पहले हम इसी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। दो ए बी सेल्स गुड्स टू, ये आईसीआई का इलिस्ट्रेशन 2 है। प्रैक्टिकल बोले तो अमाउंट नहीं आएगी इसमें, केस स्टडी आएगा, क्योंकि जब बताना क्या है टाइम, आज करो या कल करो, तो इसमें 15,000 प्लस 18,000 नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना कि रेवेन्यू आज बुक करूं या कल करूं या परसों करूं, कब बुक करूं, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं आएगा बच्चों प्लीज। ठीक है। एबी सेल्स गुड्स टू सीडी ऑन 1st March. CD is having significant cash flows issues since last few months. However, it is trying to raise funding through bank loan. तो बेचने वाले टाइम लास्ट फ्यू मंथ से मुझे क्या है, इश्यूज हैं, लेकिन मेरा पुराना वेंडर है, इस बार इसको देखो, मेरी बात सुनो, हजारों बातें होती है कि आप बेचते समय करते हो, चाहे सर्टेनिटी नहीं है। ये मेरा क्या है, पिछले 20 साल से मेरा माल खरीद रहा है। कौन है ये? समकित भाई। समकित भाई मेरा किस ये क्या भाई, मत बोल, मैं तो बोल ही सकता हूँ। तो ये क्या है, हाँ ये बातें कर लो, राजी राजी बोर नहीं होते। ये कौन है? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसने क्या है थोड़ा कह रही, तो समकित भाई क्या है, मेरा 20 साल से पुराना वेंडर है। वेंडर नहीं है, सॉरी, बायर है। मैं कोई भी मटेरियल बनाता हूँ, वो ये खरीदता है, इसकी फैक्ट्री। इस बार इसकी दिक्कत है तो हम साथ नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि अगली बार इसकी दिक्कत दूर हो गई, तो अगर ये कस्टमर टूट गया तो क्या है, और 20 साल से पुरानी पेमेंट खरीद रही है, तो हमने बेच दिया भाई, जब तेरा लोन है तब पैसे देना। ठीक। लेकिन मुझे सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि इस बार ये दिक्कत में आ गया, और मैं रिश्ता खराब क्यों नहीं करना चाहता, ये बड़ा कस्टमर है पक्का। तो मैंने बेच दिया और ये बैंक लोन की तैयारी कर रहा था। ठीक है। वो कब तक आया इसका? 5 को आया। मैंने माल कब बेचा? मार्च को। तो मान लो नीचे जो कंडीशन लिखी है उसमें रिस्क रिवॉर्ड लिखा हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, लेकिन इसका कब आया पैसा? 5 मई को। इसके पास बैंक लोन आया 5 मई को, तो मेरे को सर्टेनिटी भी कब हुई? 5 मई को। तो एट द टाइम ऑफ सेल इट इज डिफिकल्ट फॉर एबी लिमिटेड, मुझे नहीं पता था कि इसके पास पैसे आ जाएंगे या नहीं, क्योंकि इसकी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन थी। तो क्या मैं रेवेन्यू कब बुक करूं, 1 मई को या 5 मई को? 1 मई तो चॉइस ही नहीं है, 1 मार्च है, तो 1 मार्च या 5 मई को, कब करूं? 5 मई को। पक्का? कहानी लिख दोगे? तब तक ये मेरे को इन्वेंटरी इन हैंड दिखाना पड़ेगा। इन्वेंटरी इन हैंड का मतलब क्या है? वो चीज किसके पास पड़ी है? डॉक्टर के पास पड़ी है ना, मेरा इक्विपमेंट। तो अगर मैं सेल बुक नहीं कर रहा, तो कम से कम इक्विपमेंट तो अपना दिखाऊं। ये मेरा इक्विपमेंट था ना डॉक्टर के पास, तो अगर मैं सेल बुक नहीं कर रहा, तो कम से कम क्या करूं, इक्विपमेंट तो अपना दिखाऊं। मैं सेल मान ही नहीं रहा, डॉक्टर टू सेल, ये डेटर, डॉक्टर को मैं क्या नहीं बना रहा, डेटर बना ही नहीं रहा। तो फिर ये इक्विपमेंट डॉक्टर के पास पड़ा है, वो फिर मेरा इन्वेंटरी हैंड आएगा। मतलब इन्वेंटरी इन हैंड मतलब इन्वेंटरी लाइंग विद कस्टमर, लेकिन मेरी इन्वेंटरी में शो होगा। इन हैंड तो कैसे है, वो किसके पास है? डॉक्टर के पास। तो इन्वेंटरी लाइंग विद कस्टमर। श्योर? पक्का? सर ये तो आपने डॉक्टर वाले एग्जांपल से गोली दे दी। मैं दे ही रहा हूं बस आपको, हाँ मैं हाँ बोल रहा हूं। पीपीआर वाले पर आओ जरा। होलसेलर ने इसको दिया था कि पड़ा है तेरे पास, जब बिके तब पैसे दे देना, और इसने बेच ही दिया, तो फिर ये पैसे ही दे देगा। तो इन्वेंट्री विद कस्टमर तो जब वो होगा जब सामने वाले के लिए कैपिटल गुड्स है, डॉक्टर के लिए कैपिटल गुड्स है, वो आगे नहीं बेचेगा। लेकिन पीपीआर ने, इसने होलसेलर ने रेवेन्यू क्यों नहीं बुक किया था? इसने बोला बिकेगा तो पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो इसको कब तक सर्टेनिटी नहीं है। अब यहां बिक गया तो फिर क्या होगा, इन्वेंट्री नेट तो शो ही नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये पीपीआर के भी पास नहीं है, तो कौन ले गया? कस्टमर ले गया कपड़ा। लेकिन तभी इसको सर्टेनिटी किसकी आ जाएगी? रेवेन्यू की। तो पीपीआर टू सेल्स डाल देगा। और डॉक्टर के केस में क्या है, वो लोन आने पर ही पैसे देगा, तो डॉक्टर आगे उस इक्विपमेंट को वेस्ट थोड़ी देगा। और तो पहले से भी शर्त रखी होगी कि आप बेचोगे नहीं, एग्रीमेंट में लिखा ही होगा ना। पक्का? तो अगर आप रेवेन्यू बुक नहीं कर रहे और सामने वाले के पास वो चीज पड़ी है, तभी क्या आएगा, इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर। पक्का? और आप कोशिश करोगे कि उसको ना बेचो। लेकिन पीपीआर के केस में तो उसने शर्त ही रखी है, बिकेगा तो ही दूंगा, तो वो तो बेचेगा ही। तो अगर उससे बिक गया तो आप रेवेन्यू बुक कर दोगे, तो इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। समझ रहे हो क्या? देखो, आप कौन हो? होलसेलर। आपने किसको दिया?
पीपीआर को। पीपीआर ने क्या बोला, मैं नहीं खरीदना चाह रहा क्योंकि मेरे को पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, आपको देने ही पड़ेंगे, आप तो बेच के चले जाओगे। तो आपने उसको क्या बोला कि आपसे बिक जाए तो दे देना। तो अभी आपको लग ही नहीं रहा है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा 31 मार्च को, सिनेरियो 1 कि ये पीपीआर से नहीं बिका है, तो आपने रेवेन्यू बुक करना है या नहीं? नहीं। और इस जो कपड़ा पीपीआर के पास पड़ा है वो किसकी बुक में एसेट्स आएगा? होलसेलर की बुक। पक्का? इन्वेंट्री इन हेड। सिनेरियो 2 पीपीआर ने बेच ही दिया है, तो बेच दिया है तो आपको रेवेन्यू की सर्टेनिटी आएगी है, क्योंकि आपको पता था कि ये आदमी खरा है, पैसे दे देता है बेचने पर। पक्का? तो रेवेन्यू की क्या आ गई थी? सर्टेनिटी। तब डेटर्स टू सेल्स और इन्वेंट्री नहीं आई। और डॉक्टर वाला केस है, तो डॉक्टर के साथ तो आपकी ये शर्त थी कि आपका फाइनेंस आ जाए, लोन आ जाए तब दे देना। एक बार आप शुरू तो करो काम, और लोन हम करवाएंगे। आपने भी कोशिश की होगी ताकि उसका लोन आए तो आपका पैसा आए। पक्का? तो अगर अभी तक लोन नहीं आया, आपको सर्टेनिटी नहीं आई है, तो आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे और इन्वेंट्री बताओगे, और लोन आ गया तो बुक करो। पीपीआर अपनी इन्वेंट्री नहीं बताएगा, पीपीआर की इन्वेंट्री में नहीं आएगा वो। पिछले केस में ये कह रहा है कि पीपीआर की इन्वेंट्री, अब वो एक तरह से वैसा ही हो गया। फाउंडेशन में जो पढ़ते थे ना, कंसाइनमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम कमीशन एजेंट नहीं थे, हम खरीद रहे थे। ठीक है, अब सुनो सेकंड क्या है, डॉक्टर वाले केस में। और डॉक्टर इसको कभी भी आगे बेचेगा तो है ही नहीं, तो ये जब तक रेवेन्यू बुक नहीं करता तब तक इन्वेंट्री में शो बुक कर देगा। जब इसको सर्टेनिटी आ जाएगी तो इन्वेंट्री काट के क्या कर देगा? डेटर्स टू सेल्स। तो जब भी आपको यहाँ डॉक्टर की सर्टेनिटी आती है। पक्का? समझ गए क्या? अब दूसरा क्या है कि अगर आपको बेचने वाले टाइम सर्टेनिटी थी, कब सर्टेनिटी थी? बेचने वाले टाइम, और बाद में अनसर्टेनिटी आ गई, तब आप ओरिजिनली बुक हुए रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करोगे, तब आप सेपरेटली क्या बनाओगे? प्रोविजन। एबीसी सेल गुड्स टू सीडी। एबीसी ने गुड्स किसको बेचा? सीडी को। कब बेचा? 1 जनवरी को। कितने रुपए का? 2 लाख का। आफ्टर द सेल वाज मेड, सीडी इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इश्यूज। बाद में उसको क्या हो रहा है? आफ्टर द सेल वाज मेड, जब मैंने तुम्हें माल बेचा था तुम क्या थे? अच्छे थे, लेकिन जब क्या हुआ? सेल हो गई, उसके बाद आपको कोई दिक्कत आ गई। तो सेल वाले टाइम तो आप सब कुछ ठीक थे, तो मैंने एंट्री डाल ही दी होगी डेटर्स टू सेल्स। इट इज ट्राइंग टू रेज फंडिंग थ्रू बैंक लोन। और अब ये क्या कर रहा है? बैंक से लोन लेकर क्या करना चाहता है? टू बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन इन फ्यूचर, ताकि मैं आगे क्या कर लूं? आगे कर लूं। लेकिन अगर ये इट इज अनेबल टू डू सो एंड गोज ऑन टू लिक्विडेशन, तो बेचने वाले टाइम सेल की एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है या नहीं? तो अब आप रेवेन्यू रिवर्स नहीं करोगे। एट द टाइम ऑफ सेल देयर वाज नो रीजन फॉर एबी टू बिलीव दैट इट विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द अमाउंट। तो उस समय हम रेवेन्यू ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। एक्सप्लेन हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू टू बी डन इन 30, ये कौन से साल में? 31 मार्च। तो पहले आपको क्या करेगा? रेवेन्यू बुक करना है। ठीक है, रिसीवेबल बुक करना है। रेवेन्यू कितने का बुक करना है? 1 जनवरी को, जब आपने उसको माल दिया। उसके बाद में क्या है? जब लिक्विडेशन में गया तो आपको राइट ऑफ करना है, तो सेल्स भी आएगी और बैड डेट्स भी आएगा। और क्या इसमें बोल दिया ना, लिक्विडेशन में ही चला गया। अगर हमें बाद में डाउट होता तब क्या होता? प्रोविजन। इसने बोल दिया कि इसी साल में ये कंपनी क्या हो गई? बंदी हो गई, तो रुपया डूब भी गया। पक्का? हाँ, ये हो कि लिक्विडेशन में कुछ पैसे आ सकते हैं, उस कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है जो कोर्ट ने ले ली, तो क्या होगा? कुछ आ सकते हैं, तब मैं प्रोविजन बनाऊंगा। किसका? जो नहीं आ सकते। पक्का? तो अब मैं तो ये मान के, मतलब मैं तो क्या, इन्होंने ये आंसर मान के दिया हुआ है कि उससे कुछ नहीं आएगा। लिक्विडेशन का मतलब बंदी होगी। ऐसा नहीं होता, एक कंपनी के पास 200 करोड़ की एसेट है और 500 करोड़ की क्या है? लाइबिलिटी है, तो वो लिक्विडेशन में चली जाती है, लेकिन 2/5 हर एक को मिलता है। तो अब कितना आ सकता है, ये कोर्ट ही डिसाइड करती है कि इसकी टोटल एसेट्स कितनी है। सारी एसेट्स कोर्ट में चली जाती है। जैसे एक कंपनी की सारी एसेट्स कोर्ट में चलेगी, उसने देखा कि 200 करोड़ इसकी एसेट्स है और मांगने वाले कितने हैं? 500 करोड़। तो हर आदमी को क्या बोलते हैं, मतलब ये कितने परसेंट हो गया? 10%। छोटी क्लास में क्वेश्चन आता था ना, 10 पैसा इन अ रुपी वाज रिसीव्ड। तो ये ऐसे निकलते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 40% आ रहे। कितना आ रहा है? 10% थोड़ी आ रहा है। 40 पैसा इन अ रुपी वाज। लेकिन ये मैं कैसे बता दूं? मैंने इसको माल बेचा। किसको बेचा? समकित भाई को। तो समकित भाई को मैंने माल बेचा, तो क्या होगा? अब समकित भाई लिक्विडेशन में चला गया, समकित भाई की कंपनी। तो अब इसकी कितनी एसेट्स है? कोर्ट को सारी एसेट्स फोरफिट करने में ही क्या लग जाएगा?
टाइम। लेकिन मुझे ये पता है कि काफी एसेट्स है इसके पास, 20-30% आएगा तो मैं 17% का या बैलेंस का प्रोविजन बनाऊं। लेकिन इसने इंस्टीट्यूट ने क्या बोल दिया, राइट ऑफ कर दो, तो आप भी राइट ऑफ कर दो कि बता, या तो बताए ना कि इतना आएगा इतना नहीं आएगा, अपनी मर्जी से कैसे मान लो इतना प्रोविजन। तो पहले एंट्री क्या होगी, डेटर्स टू रेवेन्यू, फिर बैड डेट्स टू डेटर्स। श्योर, पक्का क्या? अब ये तो कौन सी शर्त हो गई, इधर इधर वाली। अब क्या है, ये बातें और करनी कि रेवेन्यू कब बुक करना है। अभी तो सिर्फ क्या है, एक जनरल सी शर्त है कि पैसे आने की क्या होनी चाहिए, सर्टिनिटी, या ऐसा क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन। मतलब अल्टीमेट कलेक्शन क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। पक्का? रीजनेबल वर्ड का मतलब क्या है कि आपको 100% श्योर नहीं होना है। भाई आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरी फीस आ जाएगी या नहीं, कैसे बताया मुझे आ जाएगी? बस रीजनेबल बात है कि आ जाएगी, ये फाउंडेशन पढ़े थे इन्होंने, पैसे दे दिए थे। और मैं बोलूं बता बेटा इनकम कितनी है पापा की, इसने बोला 1 लाख रुपए। मैं कहा घर में खर्चा कितना है, कितने बच्चे हो तुम, कितनों की कितनी फीस जाती है। फिर मैंने देखा तो वो क्या होता है, वो रीजनेबल नहीं है, वो तो फिर मैं 100% श्योर होने लग गया। इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि अनरीजनेबल नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे। आप उसके डेटर की क्या है, सारी बैलेंस शीट थोड़ी ऑडिट करोगे पैसे दे देगा या नहीं, ये नहीं चाहिए। बस रीजनेबल लग रहा है कि पैसे आ जाएंगे, अनरीजनेबल नहीं लग रहा कि पैसे आ जाएंगे। पक्का? नहीं तो 100% श्योर होने की बात नहीं कह रहा है, ये पागल हो जाएंगे ना। मेरे को क्या हफ्ता डेटरों के घर में मारेंगे मेरे को, समझ रहे हो क्या? पक्का? अब टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। बोलो। अब ये कह रहा है कि ये परफॉर्मेंस कब अचीव हुई मान ली जाएगी, मतलब कब रेवेन्यू बुक कर लेना सेल ऑफ गुड्स का, व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन सेटिस्फाइड। या तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी, और या फिर क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ओनरशिप। प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस ट्रांसफर होगी, फ्री में दे रहे हैं तो वैसे रेवेन्यू ही नहीं है, फॉर अ प्राइस तो होगा ही होगा। और वो नहीं तो सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड। और अब सेलर का उसके ऊपर ऐसा कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं बचा हुआ है जो उस डिग्री तक का है जो ओनर का होता है। रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, सेलर का ओनरशिप जैसा कोई कंट्रोल नहीं है। सर क्या बकवास कर रहे हो, सुनो। संकित भाई आया मेरे पास, संकित भाई लिख दूं क्या, पता। संकित भाई आया मेरे पास और क्या बोला कि सर, संकित भाई सेठ आदमी, ठीक है, ये इतना लॉट मेरा हो गया, अपन उठवा लेगा बाद में, ठीक है। संकित भाई क्या बोला कि अपन उठवा लेगा बाद में, और ये लॉट मेरा हो गया है, पैसे दे दिए या प्रॉमिस कर दिए, ठीक। मैं का रेट तेजी मंदी होती रहती है भैया, इसमें गोल्ड का स्टॉक है, लोहे का स्टॉक है, ये क्या समझते हो उसको, सरिया लोहा ही हो गया वो तो, सरिया। तो इनमें एक एक मिनट में क्या चेंज हो जाते हैं, रेट चेंज हो जाते हैं। अरे वो कमोडिटी है ना, वो बार बार बदलती है। गवार समझते हो क्या, गवार? तो गवार का स्टॉक है, तो महंगा, संकित भाई कहते हैं डोंट वरी, माल अपन का है, ठीक है। महंगा है तो मेरा है, और सस्ता है तो मेरा है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड किसका है, संकित भाई का। लेकिन अपन उठा बाद में लेगा, महंगा, ठीक है, पड़ा है। तो रिस्क रिवॉर्ड किसके हो चुके हैं, संकित भाई के। अब रेनू कहती है कि माल मैं खरीदना चाहती हूँ, मैं कहा हाथ मत लगा देना इसको, ये किसका है, संकित भाई का है। तो ठीक है, ये कंट्रोल मेरे पास पड़े हैं क्योंकि मेरे पोजीशन में पड़ा है। लेकिन ये ओनरशिप जैसा कंट्रोल थोड़ी है कि मैं इसको कहीं गिरवी रखा हूं, मैं किसी और को टच नहीं करने दे रहा, और अपने पास मेरे पोजीशन में पड़ा है। क्योंकि मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि संकित डिलीवरी मांगेगा। अब कोई और इसको हाथ लगाए या इसमें से कोई करे तो क्या है, मैं उसको नहीं करने दूंगा। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल मेरे पास पड़ा है क्योंकि मेरे पोजीशन में पड़ा है आज। लेकिन वो ओनरशिप जैसा कंट्रोल थोड़ी है। आज बच्चे हमारी पार्किंग में क्या खड़ी करके जाते हैं, बाइक, तो मैं किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देता, इधर उधर नहीं करने देता। लेकिन मैं उसको गिरवी रख के लोन ले आऊंगा, बाइक तो बच्चे की है, तो ओनरशिप वाले कंट्रोल थोड़ी है मेरे पास। तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए
और ओनरशिप जितने कंट्रोल आपके पास नहीं बचे। और या फिर क्या कह रहा है ऊपर, बोलो, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो, या तो क्या हो गई हो ओनरशिप, और या रिस्क एंड रिवॉर्ड। और ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, सर ये तीसरा कौन पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, एक मिनट पॉज करना, मैं ही बताऊंगा बच्चे तीसरा पॉइंट, लेकिन क्या है 2 मिनट दो तो समझा दूं अच्छे से पहले। तो ये अब 2 के बारे में लिखा हुआ है तो पहले 2 वाला ही पढ़ूंगा ना, कह रहे तीसरा छोड़ के आगे जा रहा है, तीसरा छोड़ के नहीं जा रहा है, ये लिखा ही 2 के बारे में कि ट्रांसफर और प्रॉपर्टी और रिस्क एंड रिवॉर्ड कोइंसाइड्स, मतलब साथ साथ ही रहते हैं, मतलब साथ साथ ही चलते हैं। ओनरशिप और रिस्क रिवॉर्ड एक साथ ही ट्रांसफर होते हैं। तो ए इसमें तो क्या लिखा हुआ है, या तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाए जिसको क्या बोलते हैं ओनरशिप, और या फिर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए और मेरा गुड्स पर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं रहा है जो ओनरशिप का होता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मेरे पोजीशन में पड़ा है तो मैं यूज करूंगा ही, बोलो, लेकिन क्या है ओनरशिप जितना कंट्रोल नहीं है। अब ये अलग अलग टाइम पे हो तब इशू आएगा। एएस कहता है ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ये दोनों क्या चलते हैं साथ साथ, लेकिन ये अलग अलग हो तो क्या देखना है। However, there may be situations where transfer of property in goods does not coincide with the significant risk and reward. तो जब ये अलग अलग टाइम पर होंगे तो कब देखना है आपको, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप क्या हो गए ट्रांसफर। तो ओनर के रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको चले गए, यहाँ ये नहीं कह रहा ओनरशिप ट्रांसफर होगी, रिस्क एंड रिवॉर्ड चले गए। तो दोनों में से अगर अलग अलग बात है तो कौन जीतेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओनरशिप से मतलब नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, समकित आया मोबाइल खरीद के गया, आईफोन खरीद के गया, मेरा अकोड का क्या है शोरूम, मोबाइल कहने से बेइज्जती हो जाती है आईफोन वालों की, ठीक है, उनको कह दो कि फोन कौन सा है, मोबाइल है क्या, वो कहता नहीं आईफोन है मेरे पास, ठीक है, तो आईफोन खरीद के गया, मोबाइल कैसे बोल दिया। तो समकित भाई सेठ आदमी, ठीक है, तो समकित भाई आईफोन खरीद के गया और बिल ले गया, बिल तो लेके ही जाएगा, तो बिल से क्या ट्रांसफर होती है बच्चों, ऑन, तो ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी। अब रास्ते में गिरा भांजा किसका गया, ये कल ही नया मॉडल आ गया, ये आज ही खरीद के लाया था, तो किसका कम हुआ, समकित का। तो ये जनरली साथ में ही चलती है, ये जनरली क्या चलती है साथ में, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब बहुत बार क्या होते हैं ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं करते, हर चीज में बिलिंग ही नहीं हो रही है, बिलिंग ही नहीं हो रही है, बोलो, आप हर चीज सब खरीदते हो तो बिल लेकर ही आते हो क्या, नहीं, तो फिर क्या देखा जाएगा जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो। सर गोली मत दो, एग्जांपल बोल दो जहां ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो रहे हैं और अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। आप तो अलग ही बात करने लगे कि ओनरशिप का तो इशू ही हटा दिया आपने, करूंगा बात, लेकिन हर जगह तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं होती। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा नीचे से सिर आ गया क्या, तो ये क्या है, ये मोबाइल है, अब इसका ये पुराना मोबाइल है, मैंने इसको खरीद लिया, ठीक है, मान लो कि इसका रेवेन्यू है, मान लो कि इसका रेवेन्यू है, ये सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदती बेचती है, ठीक है, मान लो कि इसका रेवेन्यू, अदरवाइज असेट की तरह से है तो रेवेन्यू आएगा ही नहीं। अब इसने कहा सर बिल तो है नहीं मेरे पास, इतने रुपए लगेंगे, मैंने खरीद लिया, तो कब ये रेवेन्यू बुक करे, ओनरशिप तो आई ही नहीं मेरे पास, भरोसे से चल रहा है ना, ओनरशिप तो उसके नाम ही पड़ी है अभी तक, खरीदा जाता है या नहीं ऐसे, इधर मुझे मतलब मुझे मेरे को भरोसा है इस पे रेनू पे कि ये ऐसा नहीं करेगी, मेरे को दिक्कत क्या है अगर मैं बिल ना लूं तो, ये बाद में केस कर दे चोरी करा था मेरा मोबाइल, तो मेरे को पता है इस टाइप का इशू है ही नहीं, तो क्या होगा, रेवेन्यू कब बुक करूं, जब से रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गए मेरे हो गए, जब से रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गए मेरे हो गए, पक्का। तो आपको देखना क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। सर ये वो एग्जांपल है जहां ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हो रही, आप सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड पर आ गए, लेकिन ऐसा एग्जांपल दो जहां ओनरशिप और रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हो, लेकिन क्या अलग अलग टाइम हो, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड देखना होगा, वो एग्जांपल दो दे देता हूँ, तो ऐसे मार थोड़ी दें। तो पहले बताओ, ये समझ में आ गई कि बहुत सारे केस में तो ओनरशिप, लेकिन ओनरशिप और रिस्क रिवॉर्ड में अंतर है, तो किसकी जीत है, रिस्क रिवॉर्ड की या ओनरशिप की। अब सुनो, ये एक कंपनी है जिसका लैंड या बिल्डिंग या फ्लैट बेचने का काम है, ठीक है,
इसका काम है, तो इसके लिए लैंड बिल्डिंग क्या है? इन्वेंट्री है, सेल ऑफ गुड्स है, इसको रेवेन्यू बुक करना है। इसने एक्स लिमिटेड को या किसी भी ऐसी कंपनी को ये खरीदा और उसने रुपए कैसे दिए? जैसे लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते अपने नाम, पता है क्या? रजिस्ट्री करवाने से क्या होता है? देखो मैं नॉर्मल बात करता हूँ। आज मैंने एक लैंड खरीदी, मान लो 100 लाख की, 1 करोड़ की, समकित भाई से खरीदी। समकित भाई ने क्या, अपना पास वाला क्या है, प्लॉट बेच दिया। सबसे घटिया प्लॉट है इसके लिए तो, और मेरे लिए बढ़िया। समकित भाई सेठ आदमी, तो इससे मैंने कितने की लैंड खरीदी? 1 करोड़ की। इसके लिए मान लो ये रेवेन्यू है, ठीक है? या इसको एक बार रेवेन्यू को छोड़ो, मैं रजिस्ट्री नहीं करवाता हूँ। क्यों नहीं करवाता हूँ? अब ये लैंड किसके नाम चल रही है ऑन पेपर? समकित के नाम। अब जैसे मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा तो वो मुझसे पैन मांगते हैं। समकित का नाम रजिस्टर से हटेगा। रजिस्ट्री करवाने का मतलब ही क्या है? रजिस्टर में एंट्री डलवाना। रजिस्टर मतलब ऐसा नहीं है कि खाता रजिस्टर तुम्हारा वाला लेके बैठा, ऑनलाइन होता है, लेकिन रजिस्ट्री कराने का मतलब गवर्नमेंट के रजिस्टर में एंट्री डलवाना। तो समकित का नाम हटेगा और किसका नाम आएगा? प्रशांत महेश्वरी का। समझ रहे हो? हाँ है ना? Yes, sir. अब क्या होगा? प्रशांत महेश्वरी की प्रॉब्लम क्या है? ब्लैक के पैसे थे, टैक्स पे नहीं किया हुआ था, और गवर्नमेंट पूछेगी जैसे ही मैं खरीदूंगा तो गवर्नमेंट को पता, अच्छा प्रशांत ने 100 लाख की लैंड खरीदी है, रिटर्न चेक करो, रिटर्न उतने की लगी नहीं हुई है, तो इसको नोटिस भेजो कि खरीदा है मतलब कमाया था तभी तो खरीदा है। या तो जस्टिफाई करूं मैंने लोन लिया है, मैंने लोन लिया नहीं है, मैंने अपने पैसे से खरीदा है जिस पर मैंने टैक्स नहीं भरा हुआ है, तो मेरी प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैं रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। अब इसमें रिस्क क्या होता है? समकित ने मेरे को तो बेच दिया और समकित को पता है रजिस्ट्री करवाई नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के रजिस्टर कोई भी देख सकता है, ऑनलाइन होता है। समकित को पता है प्रशांत ने रजिस्ट्री करवाई नहीं, लेकिन समकित ने आगे वो रेनू को बेच दिया। क्या बोला कि बच्चे की तबीयत खराब है, दिल में छेद है, 70 लाख में बेच रहा हूँ। और रेनू ने देखा कि ठीक है कम में मिल रही है तो खरीद भी लिए। अब बाद में रेनू आ गई उस लैंड पे, उधर से मैं कहता हूँ मेरी है, हम दोनों सर बजा रहे हैं, और इधर क्या है, समकित 2 बार बेच के निकल गया। रेनू ने चेक कहाँ से करेगी रेनू कि किसका था ये? Government से. खरीदने से पहले गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, और वहां बीबी समकित ही बोल रहा होगा क्योंकि रजिस्ट्री करवाई नहीं थी। समझ रहे हो क्या? तो मेरा रिस्क क्या है अगर मैं रजिस्ट्री ना करवाऊं तो? कि समकित किसी को दोबारा ना चिपका दे, क्योंकि समकित ने क्या किया हुआ है, समकित को पता है कि चीज मेरे नाम ही पड़ी है, तो समकित किसी और को बेच देगा तो? बोलो। रजिस्ट्री करवाते ही तो समकित का नाम हट जाएगा और प्रशांत महेश्वरी का आ जाएगा। तो समकित का बेचते ही प्रशांत का नाम आ गया, तो अब कोई भी नया खरीदेगा, आप समकित रेनू को बेचने जाएगा तो रेनू सबसे पहले चेक तो करेगी किसके नाम है, तो वहां वो रेनू समकित के थप्पड़ मारेगी कि प्रशांत महेश्वरी के नाम है तो ठगी मार रहा है मेरे से। लेकिन मैं रजिस्ट्री नहीं करवाऊं तो समकित बेच सकता है ना दोबारा? तो पहले बताओ, मैं रजिस्ट्री करवाऊं, करवानी क्यों, करवा क्यों लेनी चाहिए? ताकि आपके नाम है तो आपके नाम दिखे, लेकिन मैं करवाना क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि मेरा इनकम टैक्स भरा नहीं हुआ, जो भरा है, और गवर्नमेंट क्या मांगेगी? टैक्स मांगेगी कि ये खरीदा कहाँ से। और मुझे समकित पे ये भरोसा है कि क्या है, नहीं करिए सर. ये ऐसा नहीं करेगा, ऐसा आदमी ही नहीं है, तो मैंने नहीं करवाई। सेकंड सिनेरियो क्या है कि यह एक फ्लैट है, तो अब रेनू खरीदेगी तो भी क्या होगा, ऐसे थोड़ी खरीद लेगी, जाके भी तो चेक करेगी। प्लॉट है ही नहीं, ये क्या है, Yeah. फ्लैट है। तो जाके देखा तो वहां कौन बैठा मिला? प्रशांत। तो समकित दिखाने आएगा कि देखो फ्लैट, वो देखेगी तो सही, तो वहां पर मैं पहले से बैठा हूँ, रजिस्ट्री नहीं करवाई तो जनरली इसके लिए बेचना क्या हो जाएगा, मुश्किल। लेकिन समकित और मतलब मिल ही जाए रेनू की, इसको निकलवा देंगे क्योंकि नाम तो अपने ही है, तब तो दिक्कत हो ही जाएगी ना। तो करवा लेनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं करवाई क्योंकि किसी भी वजह से नहीं। ठीक है? इसलिए तुमने देखा होगा कि लोग प्लॉट भी खरीदते हैं ना, तो उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल डालकर क्या लिख देते हैं कि ये जमीन इसकी है, क्योंकि समकित ने प्रशांत को बेच दी। प्रशांत प्लॉट पर बाउंड्री वॉल डाल के क्या लिख देगा, ये जमीन प्रशांत महेश्वरी की है, ताकि समकित किसी रेणु जैसे को ऐसे ही ना बेचे। क्या चीज? समकित कर सकता है, लेकिन मतलब कर सकता है, वो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक अलग एक्ट है, उसके तहत होगा। लेकिन मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाई है, और समकित और मेरे को हटा दो। तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाते लोग?
अब हम वापस आते हैं कि हमने तो बात यहाँ से स्टार्ट करी थी ना कि तुम्हें, मेरे को लगा था कि तुम समझ जाओगे, लेकिन मैंने ये समझाने लग गया। 31 मार्च को पहले ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को एक लैंड बेच दी है। ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को एक लैंड बेच दी है। एक्स लिमिटेड अभी तक अपने आप नाम रजिस्टर नहीं करवा रही है ड्यू टू XYZ रीजन। ठीक है, ए लिमिटेड का रियल एस्टेट का काम था, उसने बेच दी। श्योर, ए लिमिटेड के लिए रेवेन्यू है। ओनरशिप लेट ट्रांसफर होगी जब रजिस्ट्री होगी, लेकिन यहां से ही अब ये लैंड महंगी हो रही है तो किसकी हो रही है? एक्स की। सस्ती हो रही है तो किसकी हो रही है? एक्स की। तो रिस्क रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ है? यहाँ पर। और अगर मैं रजिस्ट्री करवाना भी चाहूँ ना, मैं रजिस्ट्री क्या करना चाहूँ, करवाना भी चाहूँ, तो ऐसे नहीं है कि आज एग्रीमेंट हो गया मेरा इसका, तो मुझे पेपर गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज में 2-3 महीने लग जाते हैं, तब जाके उसका नाम हटता है। और ये तो ओनरशिप तो यहाँ ट्रांसफर हुई, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो रेवेन्यू कब बुक होगा? यहाँ पर। हमें किससे मतलब है? रिस्क रिवॉर्ड से। रेवेन्यू कब बुक होगा? यहाँ पर। ऐसा कोई एग्जांपल है कि जिसमें ओनरशिप पहले ट्रांसफर हो? शाबाश। ये क्या कह रहा है? अब आपने ये बोल दिया कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ ट्रांसफर हुए, ओनरशिप बाद में ट्रांसफर हुई। अब आप उल्टा करो, ओनरशिप क्या हो? पहले ट्रांसफर हो, और रिस्क रिवॉर्ड क्या है? बाद में। मैं गया किसी प्लांट वाले के पास, बेचने वाले के पास, जिसके लिए प्लांट गया है, स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे खरीदने गया मान लो, बुक करा के आ गया। होता है ऐसा कि कब आएगा? जैसे ये लैपटॉप ही खरीदा था तो 2 दिन बाद दिया उसने मेरे को कि लैपटॉप आएगा बाहर से, रुपए दे दिए, बिलिंग होगी, तो ओनरशिप तो हो गई मेरी। लैपटॉप कहाँ पड़ा हुआ है? और रुपए नहीं भी दिए तो भी उधार खरीद लिया, तो लैपटॉप कहाँ पड़ा हुआ है? दूसरी जगह। अब वो आने में टूट गया तो मैं रुपए दूंगा क्या? नहीं। या रुपए दे भी दिए तो क्या होगा? वापस लूंगा, या दूसरा लैपटॉप ला के दो मुझे, और देना पड़ेगा उसको, शोरूम वाला चला रहा है तो ओनरशिप भले ही यहाँ आ गई, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक उसके चल रहे हैं, तो क्या होगा? वो रेवेन्यू यहाँ बुक करेगा जब लैपटॉप मुझे दे देगा। पक्का? तो अगर दोनों में टाइम गैप है तो क्या होगा? रिस्क रिवॉर्ड देखा जाएगा। श्योर? समझ गए क्या? अब कौन सा पॉइंट छोड़ के भागे थे ऊपर? नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव्ड। ये एक तरह से मान लो कि मेजरेबल होना चाहिए रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। ये किसकी बात नहीं कर रहा, अनसर्टेनिटी की। पैसे आने की सर्टेनिटी है, बट कितना आएगा ये नहीं पता, तो मैं एंट्री डाल ही नहीं पाऊंगा। देखो पहले ऊपर क्या पढ़ाया था मैंने कि रुपए आने की क्या होनी चाहिए? सर्टेनिटी। रुपए आने की सर्टेनिटी है तो मैं क्या एंट्री डाल सकता हूँ? डेटर टू सेल्स। अब देखो रुपए भी आ जाएंगे, वो सर्टेनिटी भी होगी। रिस्क रिवॉर्ड भी क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए, वो भी हो गया, लेकिन कितने आएंगे ये नहीं पता। छोटी मोटी अनसर्टेनिटी अलग बात है, सिग्निफिकेंट लिख रहा है। अब मेरे को पता है कि समकित भाई 1 लाख का मोबाइल लेके गया है, तो क्या करेगा? लास्ट में 100-500 कम ही करके जाएगा, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है क्या? नहीं। तो मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। किसके बारे में? रेवेन्यू के बारे में। बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए रेवेन्यू की अमाउंट की। पहले बताओ, सर्टेनिटी है किस बात की? पैसे आएंगे। रिस्क रिवॉर्ड भी क्या हो गए? ट्रांसफर। अब मैं रेवेन्यू बुक करने चला, डेटर्स टू सेल्स। कैश आ गया तो अमाउंट की अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती, फिर तो अमाउंट आएगी पक्का। ये तीसरी कंडीशन तो किस सेल के लिए है? ये तो किसके लिए है? उधार वाली सेल के लिए, क्रेडिट सेल के लिए। पक्का? तो अब मुझे क्या लग रहा है बच्चे, कितना आएगा, कितना आएगा यही नहीं पता, तो एंट्री नहीं डाल सकती। ये तो मनी मेजरमेंट बीच में आ गया। आई कैन नॉट मेजर द मनी। ये ऊपर वाले से अलग है। मुझे सर्टेनिटी है बेचे पैसे आने की, लेकिन किसकी नहीं है? अमाउंट की। नहीं समझते हो क्या? तो मुझे अमाउंट की सर्टेनिटी नहीं है, तो मुझे क्या नहीं बुक करना? रेवेन्यू। मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, एंट्री डालूंगा कैसे? ये तो मनी मेजरमेंट आ गया बीच में। अब सुनो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को, और डॉक्टर वाले एग्जांपल पर ही आ जाते हैं। ए लिमिटेड ने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब ये क्या ले लो, इक्विपमेंट ले लो।
हम आपका लोन करवा देंगे, पैसे दे देंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं लोन तो तुम करवा दोगे, लोन आने पर पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं लोन तो किस्तें भरनी पड़ेगी ना मुझे, मेरे को नहीं चाहिए भाई साहब, ये तो आप मेरे माथे मार रहे हो। मैं डॉक्टर हूँ, ये कह रहे ले लो, लोन आ जाए तो पैसे दे देना, इसको भरोसा है कि लोन आएगा तो ये क्या दे देगा पैसे। उस केस में सर्टेनिटी नहीं है जब तक लोन ना आए, ठीक। लेकिन डॉक्टर कहता है हाथ जोड़े, लोन दिला भी दोगे तो भरूंगा कैसे। तो ए लिमिटेड कहती है डॉक्टर साहब आपका इतना प्रैक्टिस चलती है, इतना कस्टमर है, कैसी बात कर रहे हो। डॉक्टर साहब कहते हैं भैया रिस्क नहीं चाहिए। आज मेरे को ये डिजिटल बोर्ड वाले और तरह तरह के आते हैं और ये क्या बोलते हैं, ले लो पैसे किस्तों में आ जाएंगे, आपका लोन करवा देंगे। आते हैं ईएमआई पे, आज की डेट में क्या है, हर चीज तो ईएमआई पे बिक रही है। कार वाले आते हैं कि कार ले लो, ये ले लो, गलती से आप गूगल भी कर लो तो क्या कर लेते हैं पता नहीं उनको कैसे पता लगता, आ जाते हैं कि कार ले लो। मैं कहा पैसे ही नहीं है, कहते लोन ले लेना, ले लूं। 50,000 रुपए में बड़ा सा बड़ा मॉडल बुक हो जाता है, डाउन करो 50,000, बाकी किस्तें बना देंगे। तो किस्तें भरेगा कौन। वो कह रहा आपकी कोचिंग बढ़िया चल रही है, ये चल रही है, जी मानता है क्या, नहीं, तो क्या करूं, मैंने नहीं लेनी तो नहीं लेनी। तो वो स्मार्ट बोर्ड वाला आया, वो कहता है इतना महंगा स्मार्ट बोर्ड है, ये ले लो वो ले लो, इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा। श्योरिटी किसको होती है, आगे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ये डॉक्टर भी मना कर रहा था। अब ए लिमिटेड श्योर है, ए लिमिटेड बड़ा कॉर्पोरेट है, उसने डॉक्टर्स के बारे में सुना हुआ है, उसके फाइनेंशियल्स को थोड़ा बहुत देखा हुआ है, या उसके भीड़ से ही आइडिया है उसको कि इसके पास क्या है। इतने कस्टमर आते ही आते हैं, जिसमें से इतने कस्टमर्स में से इतने लोगों की जांच लिख ही देता है, भले ही ऑनेस्ट हो तो भी लिखनी तो पड़ती है ना। और वो जांच इतनी भी हो जाए ना तो मेरे पैसे आ जाएंगे। तो ए लिमिटेड ने बोला डॉक्टर साहब एक काम करो, आप एक काम करो, आप ये ले लो, ओनरशिप आपकी, सब आपका, इक्विपमेंट ले लो, हमें पैसे कितना दे देना, पहले 3 साल में जितनी जांचें हो, जांचें समझ रहे हो ना, जितने चेकअप हो, चलेगा ना, जितने आप क्या लिखोगे, इस चेकअप लिखोगे, उस चेकअप का 30% हमें दे देना। ए लिमिटेड को पता है कि इसमें भी मेरे पैसे कवर हो जाएंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस लेट आने का इंटरेस्ट भी। अब बताओ डॉक्टर साहब ले लेंगे या नहीं, आराम से ले लेंगे। उनको पता है कि पैसे आएंगे तो आगे देने, नहीं तो देने ही नहीं। आज मुझे अगर कोई बोले कि आप स्मार्ट बोर्ड ले लो, अगले साल जो जितने भी बच्चों की फीस आए उसका 10% हमें दे देना, तो फिर मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है ना, फीस जितनी आएगी उसका 10% दे दूंगा, बात खत्म। बच तो ज्यादा ही रहा होता है ना फीस में, 10% ले लेना, फिर तो मेरी टेंशन ही नहीं है। हाँ तुम किस्तें बंधवा दोगे तो क्या होगा, बच्चे ना आए तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ तो क्या है, बच्चे आएंगे तो देना है, नहीं तो नहीं देना। अब बताओ, ए लिमिटेड ने इक्विपमेंट की ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, रिस्क रिवॉर्ड भी क्या कर दिया, ट्रांसफर। ये भी सर्टेनिटी है कि डॉक्टर जितने क्या करेगा, जांचे करेगा, उसका स्पेसिफाइड परसेंटेज मुझे दे देगा। लेकिन अब एंट्री क्या डाले, अब मेरे को क्या पता वो कितनी जांचेगा। पक्का समझ गए। तो मजबूरन हम रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। ये कब होगा भाई, डॉक्टर अच्छा है तो वो क्या करेगा भाई, उससे ये भी कह दिया कि अगर आप क्या है 1 साल में इससे ज्यादा हो जाए तो आप हमारे पूरे पैसे दे देना, नहीं तो आप ये कर देना। तो उसके 1 साल में ही उससे ज्यादा हो गए तो उसने जब पैसे दे दिए तब रेवेन्यू बुक करूंगा, नहीं तो जितना जितना आता रहेगा उतना उतना रेवेन्यू बुक करता रहूंगा। बोलो, समझ गए। तो ये इश्यूज आते हैं इसलिए इन्होंने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। नहीं तो मैं मनी मेजरमेंट की गोली भी दे सकता हूँ बढ़िया से, दे ही दी थी, मान भी गए थे आप कि रेवेन्यू मनी में मेजर नहीं हो सकता तो रिकॉर्ड कैसे करें। मनी मेजरमेंट बोलते हैं बच्चा, हाँ ठीक है ये तो मेरे को आता है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो, समझ गए। तो ये सारा रेवेन्यू किसके बारे में था, गुड्स के बारे में। अभी किसका और सीखना है, सर्विसेज का और इंटरेस्ट रॉयल्टी और डिविडेंड। तो पहले गुड्स गुड्स का बता दो। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, नो, या चलो ऐसे लिखूं, इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन प्लस ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए फॉर अ प्राइस। क्या लिखा हुआ है उसमें, ओनरशिप लिखा हुआ है क्या, प्रॉपर्टी इन गुड्स लिखा हुआ है, ऐसे प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाए फॉर अ प्राइस
एंड नो रिस्क एंड रिवॉर्ड, इन दोनों के बीच में क्या है, और है, ठीक है, और रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए और मेरी गुड्स पर उतने कंट्रोल ना रहे जितने किसके रहते हैं, ऑनर के, ठीक है। और इन दोनों में से और में से चलेगी ज्यादा बड़ा कौन है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, अगर ये अलग अलग टाइम पे। प्लस तीसरा क्या है, मेजरमेंट सर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी किसके बारे में नहीं है, अमाउंट के बारे में, तो इसको तो क्या बोलूंगा मैं, कलेक्शन की सर्टिनिटी, तीसरे को क्या बोलूंगा, मेजरमेंट की सर्टिनिटी। नो सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कलेक्शन दैट विल बी मेड, पक्का। तो इनको क्या करना पड़ेगा, लर्न, ऐसे एज इट इज नहीं आएगा, केस सिनेरियो आएगा कि कंपनी ने माल बेचा, ये वो है, ये आंसर लिखना बताऊंगा मैं, लेकिन आपको ये लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, लर्न। और कुछ भी कर लो एज इट इज याद नहीं रह पाती, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे क्या उतनी रहेगी। मतलब अब आप कुछ भी लिखे जा रहे हो अपनी भाषा में, तो 4 बार पढ़ोगे तो क्या होगा, लगभग क्लोज तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या है, और समझा होता है ना तो सब याद रहता है। रेवेन्यू की डेफिनेशन याद नहीं है क्या, बताओ, ग्रॉस इनफ्लो वाली करी थी ना, तो इसमें सेलर हैज ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है, टू द बायर भूल गए, तो ऑब्वियस ही बात है टू द बायर ही है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाए फॉर अ प्राइस, ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो ओनरशिप के जो रिस्क होते हैं वो क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, और सेलर का अब कोई इतना इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है उस डिग्री तक का जो ओनर के होते हैं, पक्का। और नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन दैट विल बी डायरेक्ट। कोई भी केस स्टडी आएगा तो सबसे पहले तो यही लिखना पड़ेगा ना, फिर बताओगे कि इसमें रिस्क सिस्टम में ट्रांसफर हुआ है इसलिए अब बुक करना चाहिए, पक्का, ठीक है। तो अब फटाफट से क्या है, 5 मिनट रिवाइज करवा दो, फिर आप छुट्टी दे देते। पहले वाला पार्ट कितने का था, ये इतना ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, वो कट हो गया था अपना। अब सुनो, सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू इज नेट इनफ्लो ऑफ कैश, नेट नेट नेट, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल, दो ही चीजें हैं, दो ही, दो 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 दो, कैश रिसीवेबल और अदर कंसीडरेशन, तीन तो ये चीजें हैं, कैश रिसीवेबल और अदर कंसीडरेशन। उसके बाद में अराइजिंग इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम, फिर 3 चीजें, और तीसरे में 3 चीजें, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल अदर कंसीडरेशन, कैश रिसीवेबल अदर कंसीडरेशन फॉर अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, फ्रॉम sale of goods, rendering of services, sale of goods, rendering of services or use by others of enterprise resources yielding interest, royalty, dividends। enterprise के resources अदर यूज करें जिससे क्या है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। एक बात बताऊं, ये ना लिखा होता ना तो भी आप इसको सर्विस तो मानते हैं, बैंकिंग सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर, तो फ्रॉम क्या है, सेल ऑफ गुड्स ही तो है, सॉरी फ्रॉम रेंडिंग ऑफ सर्विसेज तो है इंटरेस्ट। इन चीजों को हम सर्विस सेक्टर पहले भी मानते हैं बस, लेकिन ठीक है ये सर्विस जैसा सा लगता नहीं है, तो इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड को यहीं कवर करेंगे, पक्का। तुमने मेरे पैसे उधार लिए और वापस दे दिए, तो नॉर्मल भाषा में बैंकिंग सेक्टर को क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर बोला जाता है, नहीं। लेकिन इसमें सर्विस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जोर लगा रहा हूँ, तो मैं दिख रहा है सर्विस दी, बैंक ने तो पैसे दे दिए, साल बाद वापस इंटरेस्ट मांगा, तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये मानना है, बस बात खत्म, कि सर्विस में मानो तो ठीक है, नहीं तो अलग से माने, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू, एजेंसी के रिलेशनशिप में कमीशन ही रेवेन्यू है, और एजेंसी कब मानना है और प्रिंसिपल कब मानना है, प्रिंसिपल कब मानना है, जब आप किसी के ब्याह पर नहीं बेच रहे, अपने ब्याह पर बेच रहे हो, पहले आपके पास रिस्क आए थे फिर आगे रिस्क ट्रांसफर हुए, ठीक है। जोमेटो क्या है, एजेंट, मेक माई ट्रिप क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जोमेटो एजेंट है, मेक माई ट्रिप प्रिंसिपल है, हर उस बच्चे को पता होता है जो फेल होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी है जो फेल हो रहे हैं उनको आंसर ही नहीं पता था, लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज और अच्छे से याद नहीं करते हैं केस स्टडी वाले में। 4 नंबर का आता है, घर पे जाके क्या लगाते हैं, अभी मैं बताऊंगा अगली क्लास में कि कैसे प्रेजेंट करना है, लेकिन 4 में से कितने लगा देता है कि अच्छा ये तो मैंने सही लिखा है, 3.5 लगा लेता हूँ, आते कितने 2.5,
जो उसकी तरफ से सही हुआ है उसमें आधे रह गए, जो गलत हुआ है बात ही खत्म। तो ये क्या करना पड़ेगा, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, बताऊंगा, लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या किया था, गुड्स का रेवेन्यू कब बुक करना है, रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब जिंदगी में क्या होता है, एंट्री डालना। कभी मैं बोलूं इसको कब रिकॉग्नाइज करना है, मतलब इसका क्या है, एंट्री डाल। जब क्या है आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो क्या बोलो, रिकॉग्नाइज कब करना है। जब मेरे जैसा बैठा है तो एंट्री कब डालनी है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज कब करना है बताओ, वो ये वो दैट इज दैट। एंड पहला क्या है, इट इज नॉट unreasonable to expect ultimate collection and following conditions are satisfied। पहली क्या है, seller has transferred the ownership in goods to the buyer for a price, बोलो, और all significant risk and rewards of ownership have been transferred and seller effect retains no effective control usually to a degree associated with ownership। देखो अब हमें तो पढ़ा पढ़ा के याद हो गया, आप ऐसे बिल्कुल एज इट इज याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या नियत तो रहना ही चाहिए ना इसके। और मेरे को याद है तो आपको तो हो ही सकता है ना, मतलब आप तो मुझसे ज्यादा होशियार हो ना। और तीसरा क्या है, अरे सच में होशियार हो, उसके बाद अब 12 साल में अकाउंट्स पढ़ के 3 लाइनें तो याद की है, आगे बताओ नेक्स्ट क्या है, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी कलेक्टेड या अल्टीमेटली कलेक्टेड। अब ये मेरे से मोबाइल ले गया ₹1,00,000 का, मेरे को पता है 200-500 कम देगा, अनसर्टेनिटी है अमाउंट के बारे में, रेवेन्यू बुक ना करूं क्या करूंगा, लोअर एंड वाला बुक कर लूंगा, लाख का है 99,000 तो पक्का देगा, ये 200-500 उठाता है, तो लोअर एंड वाला तो क्या करूंगा, बुक करूंगा ही। ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है, वो तो डॉक्टर के केस में वो सेल का परसेंटेज देगा, तो पता ही नहीं है उसकी सेल क्या होगी, जितना डॉक्टर का धंधा है उतना मेरा रेवेन्यू उसके हिसाब से। तो वहां क्या है, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। पक्का समझ गए, ओके, बाय बाय, लव यू।